तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म 10th हैकर्स के ऊपर। तो मैं हूं आपका वीपू भाई, आपका साइंस हैकर, और आज सिंस हमारी पहली क्लास है तो मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लें। अगर आपने हमारी लॉन्च वीडियो को मिस कर दिया था, जहां पर मैंने और संयम सर ने आपके सामने काफी बातें की थी कि हम इस चैनल के ऊपर क्या करने वाले हैं, अगर इनकेस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ अकाउंट दे देता हूं कि हम लोग यहां पर क्या करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, आई हैव स्कोर्ड ग्रेट मार्क्स इन माई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एट ऑल लेवल्स, चाहे स्कूल लेवल की बात हो चाहे कॉलेज लेवल की बात हो। आई वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर इन माई ग्रेजुएशन, आई वॉज अ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई गॉट हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स इन माई थीसिस डिफेंस, दैट इज 594 आउट ऑफ 600। यानी 99% मार्क्स मिले थे मुझे मेरी मास्टर्स में, दैट टू फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि अभी तक का अनसरपास्ड रिकॉर्ड है। पेपर लिखना एक स्किल है, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट्स तो चाहिए ही, आपके कॉन्सेप्ट्स तो बुलंद होने ही चाहिए, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। लेकिन आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, उस चीज पे डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स। यहां पर मैं आया हूं आपको साइंस में फुल मार्क्स दिलाने के लिए। टोटल 13 वीडियोस की ये एकेडमिक सीरीज होने वाली है, जहां पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अच्छे तरीके से क्रैक कर रहे होंगे। और उसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस और मेरी स्टडी टिप्स वाली वीडियोस जो है, टोटल मिला के आपको मुझे बस और बस 25 घंटे का टाइम देना है। दैट्स इट। 25 घंटे में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। पेपर लीक करके आपके सामने रख दूंगा, सेट करके आपके सामने रख दूंगा। पेपर से 5 दिन पहले आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, उसके रेप्लिका क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आप उन सवालों का जवाब तब दे पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे, और उसके लिए भी आपके वीपू भैया यहां पर खड़े हैं। मैं जानता हूं आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं सच बताता हूं मेरे दोस्त, अगर आपको कॉन्सेप्ट से प्यार है, अगर आपको साइंस से मोहब्बत करनी है, अगर आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, गहराई में चीजों को सीखना है, देन आई कुड बी द बेस्ट मेंटोर फॉर यू। आज की वीडियो है, आपको पता लग जाएगा कि आपने अभी तक किस तरीके से बायोलॉजी को देखा है, किस तरीके से साइंस को देखा है, और मैं किस तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूंगा। यू कैन क्रिटिकली सी द डिफरेंस। मैं हमेशा ये कहता हूं, पहले चीजें खुद देखो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको मेरे बारे में बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलता हो, लेकिन हो सकता है आपकी सिनर्जी मेरे साथ सही ना बैठे। आप खुद इस वीडियो को पढ़ के देखिए। अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने अच्छे स्कोर के लिए 1 घंटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे चाहे इस वीडियो को 1.5x, 1.25x, 1.75x पे देखिए और खुद चुनाव करिए, खुद सिलेक्शन करिए कि मुझे इस आदमी को 25 घंटे देने हैं या नहीं। और अगर आपने मुझे टोटल 25 घंटे दे दिए, मेरी 13 की 13 एकेडमिक वीडियोस देख डाली, मैं लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बिकॉज ऐसे ना जाने कितने ही पेपर्स हैं जो हमने खुद सेट किए हैं। हम भी बच्चों के लिए पेपर बनाते हैं। वी एग्जैक्टली नो द एग्जामिनर्स माइंडसेट कि वो आपसे क्या चाहता है, और जो वो आपसे चाहता है वो मैं आपको पहले ही यहां पर डिकोड करके दे दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकलेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने सुन या देख ना रखा हो, और आपको इतनी गहराई में कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। भाई, कहने के लिए माइंड मैप सीरीज है, कहने के लिए वन शॉट सीरीज है, लेकिन जब आप चीजों को समझेंगे ना, वर्टिकल नॉलेज मिलेगी। आज तक चीजें सुपरफिशियली जान रहे थे, हॉरिजॉन्टल, आज एकदम गड्ढा खोद के अंदर घुस जाएंगे कॉन्सेप्ट के। तो मजा बहुत आ रहा होगा, चीजों को जानने का जो मौका मिलेगा वो बहुत ही कमाल है मेरे भाई। तो आराम से इस वीडियो में बने रहिए और एक एक सेशन को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट यू नीड नॉट टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत मैं खुद करके लेके आया हूं। ये वो माइंड मैप्स हैं जिनसे नीट तक का एक सवाल बाहर नहीं निकलता मेरे भाई। ये तो 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है सिर्फ इन नोट्स के माध्यम से। These are my revision notes, जिनमें कुछ भी छूटता नहीं है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं खुद इलेबोरेट करता हूं, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। दिस इज माय हैंडराइटिंग। सिर्फ कुछ चुनिंदा पन्नों के अंदर, मान के चलिए जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो रहा होगा, मात्र 40-50 पेज आपको प्रिंट कराने होंगे, और इन्हीं इंपॉर्टेंट नोट्स में आप अपने भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की और याद रखने की जरूरत है। आपका काम इतना आसान कर दूंगा, आपको हलवा बना के ला दूंगा, आपके लिए कटोरी में परोस दूंगा, चम्मच से आपके मुंह में भी हलवा डाल दूंगा। सिर्फ चबाना है और गटकना है, सिर्फ इतना काम है। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ इनके प्रिंट्स निकालने हैं और इन नोट्स को एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद याद कर लेना है। बस एक बार रिवीजन दे देना है। जब आप लेक्चर देख करके खत्म होंगे, उस टाइम पर अगर आपने रिवीजन कर लिया, 1 दिन 2 दिन बाद रिवीजन कर लिया, यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। इतने प्यारे प्यारे नोट्स है ना, आप देखो, इतने प्यारे नोट्स हैं, एक भी चीज छूटी नहीं है।
इतने मस्त फ्लो चार्ट बनाकर लेकर आया हूं, जब आपको एक एक पॉइंट अभी समझने को मिल रहा होगा तब आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या गजब का कंटेंट है ये। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। भाई घुस जाते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। सो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। लेट्स डिकोड दिस वर्ड लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, है ना, कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर जिंदगी है, जिस वजह से हम अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह पाते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या ये जो पेन है इसमें कोई लाइफ प्रोसेस हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा सर, अदरवाइज ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता। क्या ये जो मेरा कड़ा है, क्या इसमें लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होंगे? नहीं सर, नहीं हो रहे होंगे। अगर लाइफ से संबंधित प्रोसेसेस यहां पर हो रहे होते तो ये भी लिविंग कहलाता। इफ दिस कड़ा, दिस पेन इज नॉन लिविंग एंड इफ आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है हमारे अंदर, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात द प्रेजेंस ऑफ सेल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार हम हमारे घर का पता भूल सकते हैं पर यह बिल्कुल नहीं भूल सकते कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से ही पता लग रहा है ना, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ। अगर जिंदा रहना है, अगर अपने आप को जिंदा कहलवाना है किसी से, आपके अंदर सेल होना चाहिए। जिस भी चीज के अंदर सेल नहीं है वो लिविंग कहला ही नहीं सकती। तो पहली कंडीशन है कि सेल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ना स्थिरता रहे, शांति रहे, लेकिन अगर वही स्थिरता, वही शांति हमारी बॉडी में आ जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा दोस्त, हमारी लाइफ जो है वो एंड हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जब तक चल रहे हैं तभी तक आप जिंदा हो। जब ये केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाएंगे तब की तब आपकी इंस्टेंट मौत हो जाएगी। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% होना ही चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, चाहे वो एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक बड़ी ब्लू व्हेल हो, सबके अंदर सेल होना चाहिए, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने चाहिए। यस। इसके अलावा आपकी एक और चीज आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस करना और उनके प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करना। यानी समझ लीजिए ये पेन मुझे चुभ रहा है तो मैं अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर लूंगा कि ये पेन मुझे चुभा और सिग्नल मेरे ब्रेन में चला जाएगा कि भैया अपना हाथ पीछे खींच लो, ये पेन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने सेंस किया कि ये पेन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मैंने रिस्पॉन्ड किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये जो सेंस और रिस्पॉन्स की साइकिल है इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं और ये दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। सर क्या बैक्टीरिया भी ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बैक्टीरिया के ऊपर जब आप दवाई छिड़कते हैं तो बैक्टीरिया को पता लग जाता है कोई तो ऐसा हार्मफुल केमिकल है जो मेरे आसपास है जो कि मुझे किल कर सकता है। तो बैक्टीरिया भी कोशिश करता है कि अपनी मेम्ब्रेन को क्या कर ले, लॉक कर ले, अपनी मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बना दे। यानी उस दवाई को बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर आने से रोकता है, एक कोशिश करता है। हाँ, इस कोशिश में बैक्टीरिया की मौत भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया अपने आप को बचा ही पाए। जैसे समझ लीजिए आपका हाथ जो है आग के ऊपर है, तो आग जो है आपके हाथ को जला रही है और आप अपना हाथ खींचने में अगर थोड़ी सी देरी कर देते हैं तो हो सकता है आपका हाथ जल जाए। तो रिस्पांस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपने आप को बचा ही लेंगे, लेकिन आप कम से कम रिएक्ट तो कर रहे हैं ना। सिमिलरली बैक्टीरिया भी रिएक्ट करता है मेडिसिन को देख करके, ड्रग्स को देख करके, दवाइयों को देख करके जो कि उस बैक्टीरिया को मार सकती हैं। लेकिन हो सकता है बैक्टीरिया बच ना पाए, लेकिन वो कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की स्थिति को देख करके, अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को देख करके रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। ये तीन ऐसी चीज है जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी ही होनी चाहिए। सेल होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, एंड उसके अलावा कॉन्शियसनेस, अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। नोट ये है, 500 का एक नोट बना देते हैं कि विजिबल मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये सोचते हैं कि जिंदा ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाएगा जिसमें हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है, थोड़ा हिलता डुलता सा शरीर दिखाई दे रहा है। भाई अगर मैं सो रहा हूं तो मेरे अंदर तो विजिबल मूवमेंट नहीं हो रही। जो प्लांट है वो तो एक जगह पर खड़ा है बेचारा, उसके अंदर तो विजिबल मूवमेंट नहीं हो रही, पर ये है तो लिविंग ही। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए आपने कहा कि विजिबल मूवमेंट को एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि स्लीपिंग एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये भी तो लिविंग है पर ये मूव नहीं कर रहे होते। तो मेन जो क्राइटेरिया है वो ये तीन है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। एक इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि वायरस जो है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब हुआ सर?
अगर समझ लीजिए कोरोना वायरस मेरी इस पेन की टिप पे बैठा हुआ है, क्या ये कोरोना वायरस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वायरस जो है इसके पास खुद का कोई सेल नहीं होता। और मैंने ऊपर लिखा है कि सेल मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलवाना चाहते हैं खुद को तो आपके अंदर सेल होना चाहिए। वायरस के पास खुद का सेल है ही नहीं, तो क्या आप इसे लिविंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन जब ये कोरोना वायरस मेरी बॉडी में चला जाता है, लेट्स से मैंने इसे इनहेल कर लिया, ये मेरी बॉडी में अगर चला गया तो ये मेरे सेल्स में जाकर के खुद के और रेप्लिका बनाना शुरू कर देता है, अपनी और कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। वायरस अपने और बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है, तब जाकर के ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो एक्चुअल में वायरस को नॉन लिविंग ही बोला जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का सेल नहीं है, खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है। लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर घुस जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देता है, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस जाता है, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिंक हो रही हैं नॉन लिविंग चीजों के साथ भी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिविंग से मिलती जुलती हैं, राइट? तो अगर ये होस्ट सेल के अंदर नहीं है, वायरस बाहर पड़ा हुआ है, जैसे मेरे इस पेन की टिप पे पड़ा हुआ है, तो ये इनर्ट है, इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैंने इसे इनहेल कर लिया, मेरे सेल के अंदर अगर एंट्री मार ली वायरस ने, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर ये मेरे सेल की बैंड बजाना शुरू कर देगा। यस, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लाइफ प्रोसेसेस का। अब हम समझते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? तो ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, उनकी बॉडी जो है, इनमें कंटिन्यूअस रिपेयर चलता रहता है, एज वेल एज मेंटेनेंस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, ये लगातार वियर एंड टीयर होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पेट की बात करूं, तो आपका पेट जो है उसमें एसिड बनता है, आपको पता है HCl नाम का एसिड बनता है। अब वो एसिड जो है आपके पेट की लाइनिंग को काटता है, क्योंकि एसिड है तो अपने आसपास के सेल्स पे हमला कर देगा ना, उन सेल्स को तबाह करने की कोशिश करेगा। तो आपके पेट की जो लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, इस पर भी एसिड अटैक कर देता है, और इससे होता क्या है, आपके पेट की लाइनिंग छिल जाती है। तो इस पेट की लाइनिंग को बार बार हमें क्या करना पड़ता है? रिपेयर करना पड़ता है। तो एक हफ्ते में 2 बार ये लाइनिंग रिपेयर होती है, यानी आप कह सकते हैं हर 3 से 4 दिन में एक बार आपके पेट की लाइनिंग जो है ये दोबारा से रिपेयर होगी, मेंटेन होगी। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस का काम लगातार चलता रहता है। समझ लीजिए भैया, आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते पीछे एक दोस्त आ गया, और भाई कैसा है? हाँ सब बढ़िया, होमवर्क किया, और आगे जाके नाली में गिर गए, सुअर पे चढ़ा दी साइकिल। तो अब मेरे भाई कोहनी छिल गई है ना, होंठ फट गया ऊपर का। अब ये होंठ जो है, कोहनी जो है, इट विल गेट रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे 3, 4, 5 दिन में आपका हाथ जो है, आपका होंठ जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस और रिपेयर के प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। लेकिन इन प्रोसेसेस को कराने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना। फ्री में तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आप सांस भी नहीं ले सकते फ्री में। अगर मैं सांस खींच रहा हूं, देन दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसके लिए भी मुझे एनर्जी की जरूरत है। सांस छोड़ना मुफ्त है, लेकिन सांस लेना इज एन एक्टिव प्रोसेस। यानी बिना एटीपी के, बिना एनर्जी के तो आप सांस भी नहीं ले पा रहे। तो बॉडी के जो मेन फंक्शन है, उनके लिए तो एनर्जी लगेगी ही लगेगी। सो ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस, ऑल दीज प्रोसेसेस जो कि इस मेंटेनेंस जॉब में काम आते हैं, रिपेयर के काम कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस के काम कर रहे होते हैं, इन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, आपने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, उसके बाद रेस्पिरेशन की, यानी खाए हुए खाने को पचा के आपने क्या किया? एनर्जी बनाई, उसके बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिए। ऐसे सारे प्रोसेसेस जो आपके जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लाइफ प्रोसेसेस कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोन ना चलाऊं 4 दिन तो मेरी मौत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं खाना ना खाऊं 10 दिन, मौत हो जाएगी। यानी खाना खाना इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग जो कि मुझे करनी ही करनी पड़ेगी, इसमें मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना सोए आप बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। पानी पीना ही पीना पड़ेगा, एक्सक्रीशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिप्रोड्यूस ना करे तो वो मरेगा नहीं। यस, समझ लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने पूरी लाइफ रिप्रोडक्शन नहीं किया, जो कि वर्जिन ही चल बसा, है ना, तो भी उसकी नेचुरल डेथ हुई है, उसकी लैक ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से डेथ नहीं हुई। तो रिप्रोडक्शन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिस वजह से आपकी मौत हो जाए कि ये करना ही करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पैदा होने से लेकर मरने तक आपको करनी ही होती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी सारे जीव जंतु हैं। कई ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है,
जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। तो इनकी बॉडी में सिंस एक ही सेल है तो ये पूरा का पूरा सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। तो ये फटाफट एनवायरनमेंट से ही फूड ले लेता है, फटाफट से एनवायरनमेंट में ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भेज देता है, फटाफट से एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन ले लेता है, फटाफट एनवायरनमेंट में CO2 बाहर निकाल देता है। एक ही सेल है इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी बहुत छोटी और सिंपल है, तो इनकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, तो इनको अलग से किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं है फॉर दीज लाइफ प्रोसेसेस। एंटायर बॉडी सरफेस जो है वो आपका एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए। एक ही सेल जो है वो सब कुछ कर लेगा, डायरेक्टली एनवायरनमेंट से चीजों का आदान प्रदान कर लेगा। लेकिन क्या हमारे अंदर ये हो सकता है? क्या मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हो सकता है? सर नहीं हो सकता। क्या मेरी बॉडी का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? सर मेरी बाहर की जो कवरिंग है ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। क्या अंदर मेरा यहां पर जो गले के सेल हैं क्या वो कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के? क्या मेरे लंग्स के सेल्स जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? क्या मेरे पेट के जो सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? द आंसर इज नो। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तो हमारी बॉडी कवरिंग के अंदर पाए जा रहे हैं, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसीलिए सिंस हमारा हर सेल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो हमें चीजों के आदान प्रदान के लिए अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए, अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए हमें लंग्स चाहिए, है ना, आपका डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमें पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए और ग्लैंड्स चाहिए जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रही होंगी। तो यहां पर बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई है तो आपको अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है जो कि अलग अलग रोल अदा कर रहे होंगे आपकी बॉडी में। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले लाइफ प्रोसेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना और उस खाने को इस्तेमाल करना। अब खाने का इस्तेमाल करना, सर ये क्या होता है? भाई हमने खाना खाया, क्या खाने से हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। अब ये जो खाना आपने खाया है ये डाइजेस्ट होगा, पचेगा, पचने के बाद ये जो खाना है इसका पाचन होगा, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, इतने छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि वो टुकड़े ब्लड में लोड हो सके। और आपको पता है आपका ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो आपका ब्लड जैसे जैसे सर्कुलेट करेगा ये आपका जो पचा हुआ खाना है इसको भी अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देगा। इस ब्लड में ही ऑक्सीजन भी है तो ये ऑक्सीजन भी अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएगी। अब समझ लीजिए मेरा कोई सेल है, उसके अंदर खाना भी पहुंच गया ब्लड के थ्रू आकर के, उसके अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो खाना है इसके बीच में अर्जन वेली का युद्ध होगा। ये जो ऑक्सीजन है इस खाने को क्या करेगा? बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज करेगा, इस खाने के और छोटे छोटे टुकड़े करेगा और एनर्जी निकालेगा। खाने का अल्टीमेट एम क्या है? एनर्जी बनाना। हम खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जितने भी आपकी बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयर के प्रोसेस है इनमें एनर्जी चाहिए, और आपके लिए एनर्जी सोर्स क्या है? फूड। यानी आप फूड खाएंगे, वो फूड डाइजेस्ट होगा, आपके अलग अलग सेल्स में जाएगा एंड अल्टीमेटली उन अलग अलग सेल्स में ऑक्सीजन भी पहुंचेगी और इस खाने से क्या निकालेगी? एनर्जी निकालेगी। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी यानी एटीपी बना लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बना लेंगे, है ना, टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं हर काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी होगी तभी आपकी बॉडी एक स्टेट को मेंटेन कर पाएगी, अपनी बॉडी में मेंटेनेंस कार्य, रिपेयर कार्य कर पाएगी, राइट। तो न्यूट्रिशन भी दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक, ऑटो माने सेल्फ, यानी स्वयंसेवी होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, खुद का खाना खुद बनाते हैं। यानी ये क्या करेंगे? ये आपका सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे, जैसे CO2 और H2O को यूटिलाइज करेंगे, और क्या करेंगे? इस CO2 और H2O को यूटिलाइज करके शुगर्स बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, यानी अपना फूड खुद बना लेंगे। शुगर्स बनाना यानी फूड बनाना, तो ये फूड खुद बना लेंगे, करेक्ट। यहां पर प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। और सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये भी खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो दुनिया के ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया है जो अपना खाना बना सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। अगर आप बात करें दूसरे टाइप की न्यूट्रिशन की तो यह है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक माने ये जो है खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी ये ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करेंगे। मेरे सामने एक प्लांट है, उस प्लांट पे मैं डिपेंड करूंगा खाने के लिए, मेरी बॉडी खुद से खाना नहीं बना पा रही है, तो या तो मैं डायरेक्टली डिपेंड कर सकता हूं ऑटोट्रॉफ पे, यानी समझ लीजिए मेरे आगे एक पौधा है, गेहूं का पौधा है, मैंने गेहूं लेकर के खा लिए, गेहूं लिए, आटा पीसा, रोटी बनाई, खा ली, तो मैं डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहा हूं। मेरे पीछे शेर खड़ा था, बोलता हाँ बेटा तू रोटी खा, तेरे को बाद में बताता हूं मैं बढ़िया, जब तेरा पेट भर जाएगा तो मैं सीधा तुझे ही खा लूंगा। तो
जो शेर है उसके अंदर भी वही एनर्जी जा रही है जो प्लांट से आई थी मेरे अंदर, यानी वो इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड कर रहा है। भाई मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैंने खुद थोड़ी बनाई है, प्लांट से ही तो मेरे अंदर आई थी। तो अगर मैं प्लांट को खाता हूं, हर्ब्स को खाता हूं, तो मैं हर्बीवोर हूं। और मेरे पीछे जो शेर है वो एक एनिमल को खा रहा है तो वो कार्निवोर है। लेकिन मैं प्लांट को डायरेक्टली खा रहा हूं तो आई एम अ डायरेक्ट कंज्यूमर ऑफ प्लांट, और पीछे शेर जो है वो प्लांट को ही इनडायरेक्टली खा रहा है, मेरे थ्रू खा रहा है, तो इट इज एन इनडायरेक्ट कंज्यूमर ऑफ प्लांट। तो एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही, या आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करते हैं। करेक्ट। जैसे कि एनिमल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ हर्बीवोर हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई, हम हो गए। एंड कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल्स को खा जाएंगे, कार्निवोर्स उन्हें कहा जाता है, जैसे शेर, चीता, बाघ हो गए। और फंगस, फंगस यानी फफूंदी। आपके कमरे के अंदर भी फफूंदी है? नहीं सर, हम तो साफ सफाई रखते हैं। मेरे भाई, एक रोटी का टुकड़ा लो, अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखो और 5 दिन तक रखा रहने दो, आपको पता लग जाएगा आपके अंदर फफूंदी थी कमरे के, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही थी। उस रोटी के ऊपर आपको फंगस जमी हुई दिख जाएगी। जब कोई मैटर सड़ने लगता है, गलने लगता है, मरने लगता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फंगस ग्रो करते हैं और डिकम्पोज करते हैं इस मैटर को, सड़े गले मरे मैटर से खाना निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कह रहे होते हैं। यस। अब देखो मेरे भाई, ऑटोट्रॉफ खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से। सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नाम में चलिए, ये फोटो खींचने वाली फोटो नहीं है मेरे भाई, ये फोटो का मतलब है लाइट, क्योंकि लाइट से जो रेडिएशन आप तक पहुंच रही होती है वो कुछ पैकेट्स में पहुंच रही होती है ना। लाइट कुछ पैकेट्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, उसी से शब्द निकाला है फोटो, यानी लाइट का मतलब फोटो। तो लाइट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बचपन में एक रूल जरूर पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर किया जा सकता है। तो यहां पे लाइट एनर्जी आ रही है, ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, यानी इस लाइट को यूज करके खुद के अंदर केमिकल्स बना रहे हैं। तो लाइट जो है इसका मतलब है फोटो, और सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना यानी फॉर्म करना। तो क्या फॉर्म करेंगे भैया? ये फूड फॉर्म करेंगे। तो प्लांट जो है वो लाइट को यूज करके फूड बनाते हैं, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया? 6 CO2 इस्तेमाल किए, 12 वाटर इस्तेमाल किए, तो बन गया भैया 1 ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C6 6 कार्बन है इसमें, तो यहां पर भी आपको 6 CO2 चाहिए थे ना, जिससे 6 कार्बन आ सके। यहां पर O2 भी निकला और साथ में 6 वाटर यहां पर निकले। अर्थात हमारे पास फोटोसिंथेसिस से 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक तो प्लांट खाना बनाता है और दूसरा ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट रिलीज करता है, जो कि हम इनहेल करते हैं। हम हमेशा कहते हैं प्लांट जो है ऑक्सीजन देता है और हम उस ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। हमारा जो जीवन चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं, और इस सांस लेने के थ्रू हम कौन सी गैस को अपने अंदर ले जाते हैं? कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। यस। तो आपने CO2 और वाटर को यूज किया और आपने क्या बना लिया? सनलाइट की प्रेजेंस में, तभी तो फोटोसिंथेसिस कहा। फोटो मानी लाइट, तो ये लाइट जो है एब्जॉर्ब करी एक प्लांट ने। प्लांट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल नाम का हरा भरा पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, यानी प्लांट का एक सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है जो प्लांट की पत्तियों को हरा भरा कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो पिगमेंट है ना, इन पिगमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जो क्लोरोफिल है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या कर देगा? CO2 को कन्वर्ट कर देगा आपके शुगर के अंदर। तो यहां देखो CO2, C के ऊपर O है, O2 है, यानी कार्बन जो है इसके ऊपर दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, यानी कार्बन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। इस पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है। यहां देखो C6H12O6, C6 है यानी 6 कार्बन और O6 ऑक्सीजन भी 6। इस मॉलिक्यूल में कार्बन भी 6, ऑक्सीजन भी 6। जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। यहां कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, यानी पहले जो कार्बन था इस पे ज्यादा ऑक्सीजन थे, इट वाज मोर ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीजन कम हो गए हैं, हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। ऑक्सीजन कम होना इसे भी रिडक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन बढ़ जाना इसे भी रिडक्शन कहते हैं। यानी आप कहेंगे कि CO2 जो है ये रिड्यूस हो गया है और इसने ग्लूकोज बना दिया है।
तो कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का क्या हुआ, CO2 का रिडक्शन हुआ, और मेरे भाई यहां पर आपके फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुई। इस पर्टिकुलर शुगर को हम लोग प्लांट में स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारी शुगर बनी एक प्लांट के अंदर, वो स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होती चली गई, प्लांट के अंदर एक स्टोर हाउस बन गया। और जब प्लांट के इस पर्टिकुलर फूड को हम खा लेंगे तो हमारे अंदर स्टार्च नहीं होता, हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में आपका ये फूड स्टोर होगा, ये शुगर ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर होगी। इसलिए ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। डायरेक्टली स्टार्च हमारी बॉडी में नहीं बनता, एज अ स्टोरेज कंपाउंड हमारी बॉडी में स्टार्च नहीं बनता, तो हम क्या कहते हैं कि ग्लाइकोजन बन रहा है, उसी को हमने प्यार से एनिमल स्टार्च कह दिया। तो प्लांट में फूड स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल में स्टोर हुआ इन द फॉर्मेट ऑफ ग्लाइकोजन। यस, यहां पर देखिए इस CO2 को तो हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ये जो फूड बना इसको हमने स्टोर कर लिया, ऑक्सीजन जो है रिलीज हो गई, जो आपके लीफ है उसके स्टोमाटा से बाहर निकल गई, एंड मेरे भाई यहां ये जो वाटर है ये स्प्लिट हो गया, ये वाटर स्प्लिट हो गया। जब आपका सनलाइट आती है तो इस सनलाइट से क्या हो जाता है, ये जो वाटर है स्प्लिट हो जाता है ना, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां पर निकल जाते हैं। यस, तो ये जो ऑक्सीजन यहां निकली है ना, ये वाली ऑक्सीजन, ये कैसे निकलती है, वाटर की स्प्लिटिंग से ही निकलती है। ये वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में टूटता है तब जाकर ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो कोई पूछे ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज हुई, आपके वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज हुई। नोट करिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि रेगिस्तान में उग रहे हैं, अब इनके अंदर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, गौर से सुनना, कोई बताता नहीं है ये चीज। डेजर्ट प्लांट जो है इनके पास पहले ही पानी कम है, रेगिस्तान यानी दूर तक रेत ही रेत है, मिट्टी ही मिट्टी है, पानी बहुत ही कम है, तो इनको अपने पानी का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करनी है, यानी ये पानी को बहुत ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, अय्याशी नहीं कर सकते, तो इनको अपने पानी की रक्षा करनी है, पानी को उड़ने से बचाना है। अब ये जो प्लांट है ना, इनकी लीफ में स्टोमेटा नाम के छेद होते हैं, अगर ये स्टोमेटा खुले तो पानी बाहर उड़ जाएगा। अगर CO2 अंदर लेने के लिए, अगर आपको फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर लेनी है तो आपको स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, इस दौरान पानी बाहर उड़ जाएगा। ये पानी सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर टाइम पे उड़ता है, दिन के टाइम पे, खासकर दोपहर के टाइम पे। आप ऐसे एक एनालिसिस लगा सकते हैं, जैसे आप पानी को उबाल रहे हैं गैस पे, तभी वो उड़ेगा ना, तभी उसकी भाप बनेगी। तो पानी कब उड़ता है, जब नीचे से उसको गर्म किया जाए, और सबसे ज्यादा गर्मी पूरे दिन में कब होती है, दोपहर में। तो प्लांट भी इसी फेनोमेना को फॉलो करता है। तो प्लांट है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा गर्म तापमान है तो पानी को उड़ता हुआ देख पाएंगे, बाकायदा ट्रांसपिरेशन होगी, पानी का लॉस होगा। तो अब ये जो रेगिस्तान वाले डेजर्ट प्लांट है, ये नहीं चाहते कि इनके पानी का लॉस हो, तो दिन में स्टोमेटा को खोलते ही नहीं है। ये कहते हैं भैया गेट खोलेंगे ही नहीं, पानी हमारे पास पहले ही कम है, हम तो पानी नहीं उड़ाएंगे। ये रात को स्टोमेटा खोलते हैं, रात को स्टोमेटा खोल लिया तो अब टेम्परेचर कम है, रात को ठंड होती है, तो पानी उड़ नहीं पाया, पानी भाप बन ही नहीं पाया, तो पानी भी बच गया, और रात को स्टोमेटा खोल के इन्होंने फटाफट से CO2 अपने अंदर भर ली, लीफ के अंदर इन्होंने फटाफट CO2 भर ली कि सुबह यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जब लाइट आएगी। तो इस CO2 को गैस की फॉर्मेट में तो आप स्टोर कर नहीं सकते, हवा है, गैस है, इधर उधर घूमती रहेगी, निकल जाएगी। लेकिन मेरे भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसिड बना लिए, ऑर्गेनिक एसिड बना लिए, बहुत ही लाइट एसिड बना लिए। तो क्या होता है प्लांट्स के अंदर, 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, उसके साथ CO2 को ऐड कर दिया। अब CO2 में भी एक कार्बन है, CO2, C है ना यहाँ पे, तो 4 कार्बन का एक एसिड बना लिया, और एसिड जो है वो आपका हैवी मॉलिक्यूल है, वो लीफ में स्टोर कर लिया। जब सुबह धूप आई, जब सनलाइट आई, तो पता लगा अब तो CO2 की जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इन्होंने इस 4 कार्बन के एसिड को तोड़ा, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो था लीफ के अंदर उसको वापस कर दिया, और CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया। तो इन्हें दिन में स्टोमेटा खोलना भी नहीं पड़ा, रात में इन्होंने खूब सारा CO2 लिया, पानी उड़ने से रोका, और इस CO2 को आपके ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया कि भैया सुबह जब जरूरत पड़ेगी CO2 की तो इस ऑर्गेनिक एसिड को हम तोड़ देंगे और अपना CO2 वापस निकाल लेंगे। ऐसे डेजर्ट प्लांट पानी को उड़ने से रोकते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी लगातार करते रहते हैं। अगले दिन जब लाइट आएगी तो CO2 हमें मिल जाएगा। यस, फोटोसिंथेसिस के कुछ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहां पर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट माने हमारे पास एक लीफ है, यस, इस लीफ में हमने क्या किया, इस लीफ में हमने क्या किया, ये वाला आपका हरा भरा पार्ट है, ये वाला आपका हरा भरा पार्ट है, यानी इसमें क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल है। बचा हुआ जो पीला पीला पार्ट है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्यों, क्या हुआ, सबसे पहले इस लीफ को साफ किया, पानी से धोया, वाटर बाथ दी,
फिर इसको अल्कोहल बाथ दी, है ना, यानी कि अल्कोहल बाथ दी, इसको थोड़ा सा गर्म किया और इस पे अल्कोहल छिड़क दिया कुछ जगहों पर। अगर अल्कोहल छिड़क दिया तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे इलाके होंगे जिनसे आपका क्लोरोफिल हट जाएगा। और उसके बाद हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, ये स्टार्च का पता लगाता है। जैसे आलू है तो आपने आयोडीन एक्सपेरिमेंट पक्का किया होगा, आलू है इसमें स्टार्च होता है, तो आलू को काटिए और आयोडीन सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालिए। अगर वो डार्क ब्लू ब्लैक हो जाती हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि स्टार्च को पकड़ लेता है आपका कौन, आयोडीन पहचान लेता है कि यहां स्टार्च है, उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है और डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, आपने इस लीफ के ऊपर फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो जहां जहां से पत्ती पीली हो रखी थी वहां वहां पर आपको स्टार्च नहीं देखने को मिला, यानी जहां पर क्लोरोफिल नहीं है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जहां क्लोरोफिल नहीं थी, जहां लीफ हरा भरा नहीं था, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वहां आपका ग्लूकोज नहीं बना, वहां वो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर नहीं हुआ। जहां जहां आपका क्लोरोफिल था वहां वहां फोटोसिंथेसिस हुई, वहां वहां आपका ग्लूकोज बना, वहां वहां वो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर हुआ और उस स्टार्च को देख करके आयोडीन उसके साथ बाइंड कर गया। तो यहां यहां आपका स्टार्च बना है और बाकी जगह आपका स्टार्च नहीं बना है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको यह पता लगता है कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। क्लोरोफिल की जरूरत होती है मेरे दोस्त, तब जाके आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, इसे कहते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इसीलिए इसे मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया, है ना। यहां पर देखिए, एक जो पत्ता है इसका आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, आधा पार्ट बाहर। बाहर वाला जो पार्ट है ये वातावरण के कांटेक्ट में है तो यहां CO2 अवेलेबल है। अंदर वाला जो पत्ता है यहां क्या कर दिया, रुई रख दी और इस रुई को भिगो दिया किस सोल्यूशन में, KOH सोल्यूशन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में। अगर इस रुई को KOH में भिगो दिया, ये जो KOH है क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 थी इस सारी को एब्जॉर्ब कर लिया इस KOH ने। तो ये जो नीचे की आधी पत्ती है इसके पास आपका CO2 बचा ही नहीं। अगर CO2 नहीं बचा तो क्या आपका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर CO2 ही नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर नहीं होगा। और ऊपर अगर CO2 है तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो आपका ग्लूकोज बनेगा, तो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो ऊपर स्टार्च देखने को मिला, नीचे स्टार्च देखने को नहीं मिला, नो स्टार्च इज सीन। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पर आपका स्टोमेटा बने हुए हैं। स्टोमेटा माने आपकी जो लीव्स है, हरी भरी लीव्स है प्लांट की, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या स्टोमा कहते हैं। ये है आपका स्टोमेटल पोर, ये आपका छेद है, ये आपका छेद है। इसी छेद से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, है ना। कोई गैस अंदर लेनी है प्लांट के तो वो भी इसी छेद से अंदर आएगी, कोई गैस बाहर भेजनी है तो भी इसी छेद से बाहर जाएगी। एज वेल एज जो पानी आपका लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो हो रही है, जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, वो भी यहीं से उड़ेगा। तो मेन आपका आदान प्रदान का जो केंद्र है दैट इज द स्टोमेटल पोर। तो ये जो स्टोमेटल पोर है इसको गार्ड करते हैं, इसको सराउंड करते हैं कौन, ये दो आपके बीन शेप्ड सेल्स, किडनी शेप्ड सेल्स, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब यहां पर इस पोर को गार्ड कर रहे हैं तो नाम है गार्ड सेल। और इन गार्ड सेल्स में जो हरे भरे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यह है क्लोरोप्लास्ट, यानी इन क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ये आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, गार्ड सेल भी आपके फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। अब क्या हुआ समझ लीजिए, यहां पर ये जो गार्ड सेल्स हैं इनमें पानी भर गया, ये पानी एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अगर इनमें पानी भर गया है तो ये टर्जिड हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर पानी भर गया है। जब ये स्वेल हो जाएंगे तो इनके बीच का जो पोर है ये ओपन हो जाएगा। जब स्वेल हो जाएंगे तो इनमें बाहर की साइड धक्का लगेगा और बीच का ये जो पोर है ये आपका ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा विल ओपन। और जब इन्हें क्लोज होना होगा तो ये गार्ड सेल अपने अंदर का पानी निकाल देंगे, तो इनके अंदर पानी नहीं रहा तो ये सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और अगर श्रिंक हो जाएंगे, ढीले ढीले हो जाएंगे, तो ये बीच का जो पोर है ये बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो जब इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया तो सेल्स आपके फूले, स्टोमेटा ओपन। जब पानी इन्होंने लॉस किया तो सेल आपके पिचक गए, स्टोमेटा क्लोज्ड। ये है आपका मेन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म।
यस तो मेन जो आपका गैसियस एक्सचेंज है एज वेल एज ट्रांसपीरेशन है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीफ में ये स्टोमेटा आपके पाए जा रहे होते हैं। यस प्लांट जो है इसकी रूट्स जमीन में गड़ी हुई होती है, तो जमीन से ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो रूट का मेन जो काम है वो है वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन करना। तो पानी के साथ मिनरल कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ऐसे कई सारे आपके मिनरल्स होते हैं जो कि रूट एब्जॉर्ब करती है जमीन से। अब इनमें से जो नाइट्रोजन है ना, ये आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्यों मेरे भाई? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको डायरेक्टली लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम साथ में पाए जाते हैं और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी 3-3 बॉन्ड्स, यानी दो नाइट्रोजन आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंडेड होते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्मेट में लिया जाता है, N2 की फॉर्मेट में नहीं लिया जाता जब दो नाइट्रोजन साथ में बाइंडेड हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस N2 को, इस नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं और नाइट्रेट नाइट्राइट बनाते हैं, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कुदरत ने यह वरदान सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया को दिया है कि आप ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हो, आप ही N2 के बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो। तो बैक्टीरिया जो है वो कई ऐसे काम कर सकता है जो हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी नहीं कर सकते। यस अब देखिए भाई, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है? तो अमीबा जो है इसकी इर्रेगुलर सी बॉडी होती है, क्योंकि अमीबा के ऊपर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है, बहुत कठोर होती है, वो सेल की शेप को यूजुअली चेंज नहीं होने देती। लेकिन अमीबा जो है इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, तो अपनी शेप को बदल सकता है। तो ये क्या करता है? फॉल्स फीट बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है। तो इसके आसपास अगर कोई फूड पार्टिकल बना है तो इस सूडोपोडिया आकर के इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे? एंगल्फ कर लेंगे। और अगर एनगल्फ कर लेंगे तो इस साइड में एक मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बीच में फूड पार्टिकल फंस जाएगा, इसे हम कह देंगे फूड वैक्यूल। हम कह देंगे कि भैया यहां फूड पड़ा था, मैंने सूडोपोडिया बनाकर उस फूड को घेर लिया है। अब तो ये पूरा फूड वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें मैं फूड को क्या कर लूंगा? डाइजेस्ट कर लूंगा और बचा हुआ एक्सक्रीटरी मैटर जो है सीधा बाहर की साइड फेंक दूंगा। यानी मेन काम का मटेरियल अंदर और बे काम का मटेरियल बाहर, क्योंकि एक ही सेल है अमीबा में, तो बहुत सिंपल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। एक ही सेल जो है सब कुछ कर सकता है, खाना भी खा सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी ले सकता है, CO2 भी छोड़ सकता है, सब यहीं से हो जाता है। यस न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम जो है ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है, पूरा अगर आप बनाए चप्पल जैसी इसकी शेप होती है, यानी ये भी यूनिसेलुलर है, इसमें भी एक ही सेल है, लेकिन इसकी एक डेफिनाइट शेप है। जैसे अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इर्रेगुलर सी शेप है, कैसी भी शेप ले सकता है, कैसा भी आकार ले सकता है। लेकिन पैरामीशियम जो है इसकी स्लिपर लाइक यानी चप्पल जैसी शेप होती है, चप्पल सी शक्ल का ऑर्गेनिज्म होता ही है ना। और इसके आसपास हजारों सिलिया पाए जाते हैं। इसकी जो बॉडी है इस पे हजारों छोटे छोटे सिलिया यानी हेयर लाइक, बाल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये सिलिया क्या करते हैं मेरे भाई? अब ये सिलिया जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू हिलाने की जरूरत पड़ती है ना, इसी प्रकार से जो सिलिया है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, सारे एक दिशा में मूवमेंट कर रहे होते हैं एक साथ। तो ये जो पैरामीशियम है पानी में रहता है, तो पानी में रहता है ना, तो आसपास के पानी को मूव कर रहे होते हैं सिलिया, और उस पानी में कुछ खाना भी पड़ा हुआ हो सकता है, तो सिलिया पानी को अपने पास बुलाते हैं और उस दौरान खाना जो पानी के अंदर पहले से प्रेजेंट है वो भी आपका पैरामीशियम के पास आने लग जाता है। और पैरामीशियम के अंदर एक छोटा सा इलाका होता है जिसको कहा जाता है साइटोस्टोम। इस इलाके से आपका खाना जो है पानी के साथ साथ अंदर घुस सकता है। तो अमीबा में किसी भी लोकेशन से खाना आ पा रहा था। अमीबा इर्रेगुलर था शेप में, कहीं से भी आपका ये सूडोपोडिया बना सकता है, बट दिस इज नॉट द सेम केस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये एक ऐसा इलाका है, ये एक ऐसी जगह है जिसको हम गलट कहते हैं। तो ये है आपका साइटोस्टोम, यहां से खाना अंदर आएगा और फिर नीचे एक आपकी कैविटी है जिसको हमने गलट कहा। जैसे हमारा गला है वैसे पैरामीशियम में गलट है, मुंह से खाना गले में गया, यहां पे आपका साइटोस्टोम से गलट में गया और फिर खाना अंदर पहुंच जाएगा। यह आपका पैरामीशियम का केस है जहां पे साइटोस्टोम नाम की जगह है जहां से खाना अंदर जाता है। ऐसा नहीं है बॉडी के किसी भी भाग से खाना अंदर चला जाएगा अमीबा की तरह, एक पर्टिकुलर इलाका है। यस अब देखिए मेरे भाई, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर आप देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग आपके मोड्स हैं खाना खाने के।
फॉर एग्जाम्पल फंगस है तो मैंने आपको बताया गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करता है, सो सेप्रोफाइटिक इसका न्यूट्रिशन है, यानी कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे यानी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेगा। जैसे ब्रेड मोल्ड आपकी सड़ी हुई रोटी या ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाएगा। मशरूम जो है ये भी आपके लकड़ी के किसी भी फट्टे पे ग्रो करता हुआ, घास में कहीं भी ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। एंड ईस्ट है, इसको भी कोई बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ये भी नॉर्मल चीजों के ऊपर ग्रो कर सकता है। अगर आप बात करें एनिमल की यानी हमारी, तो हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मतलब फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। हम पहले खाना गटकते हैं, स्वेलो करते हैं, एंगल्फ करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खाना आने के बाद उसको पचाते हैं। तो फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। कई फंगस क्या करते हैं, उनके आसपास खाना पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ मैटर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एंजाइम छिड़क देंगे, खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उससे एनर्जी निकाल लेंगे। हमारे अंदर क्या हुआ, हमने पहले खाना खाया फिर खाना पचाया, यानी कि क्या हुआ, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। इसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और कुछ होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट यानी फोकट की जिंदगी, उधार की जिंदगी जीने वाले। पैरासाइट का मतलब है कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी और से खाना ड्राइव करेंगे, इन्हें कहा जाता है फ्री लोडर्स, फ्री में खाना खाने वाले। कुछ नहीं है इनके बस का, खुद खाना नहीं बनाएंगे, किसी और की मेहनत पे जो है ऐश उड़ाएंगे। जैसे कस्क्यूटा या अमरबेल नाम का प्लांट है, ये भी आपका क्या है, पैरासाइट है। देन टिक्स हैं, लाइस हैं, जो कि डॉग पे आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं बेचारों का। लीच है जो कि आपका भी खून चूस सकता है। टेप वॉर्म है, ये क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर घुस के खून चूस सकते हैं, आपका न्यूट्रिशन ले सकते हैं। खुद जो है खाना बनाने की जहमत नहीं करते, या खुद रोटी कमाने की जहमत नहीं करते, किसी और पे ही डिपेंड करते हैं। यस, न्यूट्रिशन अगर आप देखें ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस में एक पूरी की पूरी ट्यूब है जिसको हमने क्या कहा, गट कह दिया, या हमने एलिमेंट्री कैनाल कह दिया। आपके मुंह से लेकर के यानी इनलेट पोर से लेकर के एनस तक यानी आउटलेट पोर तक एक पूरी की पूरी ट्यूब है। मुंह है, फिर बक्कल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर फूड पाइप यानी ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड में एनस। ये मुंह से लेकर के एनस तक जितनी लंबी पाइप है, इस पूरी पाइप को हमने एलिमेंट्री कैनाल कह दिया। यस, तो पाथ क्या है भैया फूड का, अगर आप देखें तो माउथ से हम लोग खाना खाते हैं, ये एंट्री पॉइंट है, मुंह से खाना खाया, फिर मुंह से जब खाना खाया, इस पोर से जब खाना अंदर गया, तो हमारी मुलाकात हुई किससे, टीथ और टंग से, यानी हम बक्कल कैविटी में चले गए। बक्कल कैविटी में टीथ है, दांत है, जो कि फूड को काटने का यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, एंड टंग है जो कि इस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करेगी। और सलाइवा जो है इट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये जो सलाइवा है इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज यानी स्टार्च को तोड़ने वाला, क्योंकि स्टार्च बनता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन नाम के केमिकल का। तो अमाइलेज मतलब जो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन को तोड़ता हो, नाम से ही पता लग रहा है। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है वो इस सलाइवा में पाया जा रहा होता है। तो जब आप खाना खाते हैं, लेट से आपने आलू का पराठा खाया, तो आलू के पराठे में क्या है, आलू है यानी स्टार्च है, तो वो स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने खाना खाया और चबाया, मुंह में ही स्टार्च 30% तक डाइजेस्ट हो जाता है। यस, तो यहां पर क्या है, आपकी जीभ जो है वो फूड को सॉफ्ट बनाएगी, क्योंकि सलाइवा के साथ इसे मिक्स करेगी, और ये जो सलाइवा है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल है। फिर बक्कल कैविटी से खाना चला गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है यहाँ पर इट इज अ कॉमन पैसेज, यहाँ फूड भी आता है जो आप मुंह से खा रहे हो, और सांस यानी हवा भी आती है। तो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों चीजें यहाँ पर खुलती हैं। फिर फूड चला जाता है फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में, एयर आप देखोगे आगे चली जाएगी विंड पाइप यानी ट्रेकिया में, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे। यस, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में आपका क्या हुआ, ये जो फेरिंग्स है ये खुल गया। फिर आपका आता है स्टमक यानी पेटू महाराज। पेटू महाराज जो है इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस्ट्रिक इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू पेट ओनली, स्टमक ओनली। यस, इसलिए आप कहते हो पेट में एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, तो गैस इज रिलेटेड, गैस्ट्रिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू स्टमक ओनली। यस, तो इसमें क्या होगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम बनेगा जो प्रोटीन को तोड़ता है, HCl नाम का एसिड बनेगा जो इस पेप्सिन के काम करने के लिए एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रदान करता है, और इस पेप्सिन को एक्टिवेट भी करता है, इसलिए प्लस का साइन बना दिया है। और म्यूकस भी बनेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक, क्योंकि एसिड बना है तो स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा सा म्यूकस हमने बनाया जिससे थोड़ी बहुत उसकी प्रोटेक्शन हो सके। यस, फिर एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर यानी स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन
में जा रहा होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरू होता है तो बीच में आपका एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो कि ओपन होता है, एक गेट सा लगा हुआ है जो ओपन होगा और स्टमक से चीजें फिर इंटेस्टाइन में जा पाएंगी। बीच में एक डोर है, इसे हमने स्फिंक्टर कहा, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी आई विच इज हाईली कॉइल्ड, बहुत लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत हाईली कॉइल्ड, बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होती है, घुमावदार होती है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आई। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपकी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा कॉइल्ड है और इसमें विलाय नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि आपके पचे हुए खाने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हुई, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और खाना पचने का जो काम, जो ग्रैंड फिनाले हुआ वो भी यहीं पे हुआ, खाना अब आपका पूरा पच चुका है। अब आपको अनडाइजेस्टेड वेस्ट को या अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट को आगे पहुंचाना है, आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहां पे कुछ आपका वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है कि यार इतना पानी बाहर नहीं निकालते, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता हूं। और पानी रीएब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट था ये एनस के थ्रू आपका क्या है, बाहर निकल जाएगा। इट इज ऑल्सो एंड पॉइंट, एंड इसकी जो ओपनिंग है ये भी स्फिंक्टर द्वारा रेगुलेटेड होती है। क्योंकि आप देखोगे कि आपको जब पॉटी आती है तो आपको पता लग जाता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आई और पेंट में निकल गई। देयर इज अ स्फिंक्टर, आप जब उस स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं तब जाके जो है आपका जो पॉटी है वो बाहर निकलती है। यस, आपका फीकल मैटर जो है वो बाहर निकलता है, तो आपका एक कॉन्शियस एफर्ट होता है उसमें। तो देयर इज अ स्फिंक्टर जो कि इस ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली भाई अनडाइजेस्टेड वेस्ट, आपने अभी खाना खाया, खाना पच गया, जहां जहां जाना था एब्जॉर्ब होकर वहां वहां चला गया, अब अचानक से ही बाहर निकल गया बिना किसी स्फिंक्टर के रेगुलेशन के, ऐसा नहीं है ना। आपको पता लग जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि यस आई नीड टू इजेक्ट दिस वेस्ट आउट, तो आपको पता लग जाता है। यस, तो एनस जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। अब मेरे भाई डेंटल कैरीज क्या होती है या टूथ डीके क्या होता है। अगर आपने खाना खाया तो उस खाने के साथ साथ कई बार कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी आपके खाने में होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है खाने के साथ आपके दांत पे चिपक जाते हैं और प्लाक नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। PLAQUE, प्लाक नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और आपके दांत पे वो चिपका रह जाता है। और उसमें जो बैक्टीरिया है इस प्लाक के अंदर वो एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि आपके दांत के मेन कंपोनेंट इनेमल को डिग्रेड करते हैं। यानी आपके दांत में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और आपके दांत विद टाइम खराब होने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, ब्रशिंग करनी होती है। सुबह भी दांतों को ब्रश करके बढ़िया अपने काम धंधे पे लगिए, और रात को सोने से पहले भी अपने दांतों को ब्रश करिए, जिससे थोड़े बहुत बैक्टीरिया अगर चिपके हुए हो तो वो जो है आपके रिमूव हो जाए और आपके दांत जो है चमकदार रहे, सॉलिड रहे, और आपको टूथ डीके ना हो। यस, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने बनाया है इंटेस्टाइन, राइट। यहां मैंने बनाया है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपका फूड आ गया, क्योंकि क्या हुआ, मैंने फूड खाया, वो माउथ में गया, बक्कल कैविटी में गया, फेरिंग्स में गया, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, अब इंटेस्टाइन में आ गया। अब इस इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होती है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रैंड फिनाले टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो है आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और आपका फिर आगे फर्दर एनस से बाहर हो जाएगा। यस, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या क्या होता है भाई, लीवर नाम का एक ग्लैंड है जो कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। तो लिवर जो है क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस बनाता है और भेज देता है इस बाइल जूस को कहा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। फिर ये गॉल ब्लैडर जब जरूरत पड़ती है इस बाइल जूस की तो इसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है और भेज देता है इंटेस्टाइन में। तो लिवर से जो आपका बाइल बनाया किसने, लिवर ने, और स्टोर हुआ वो गॉल ब्लैडर में। जब जरूरत पड़ती है आपके इस बाइल जूस की तो ये गॉल ब्लैडर स्क्वीज होता है और आपका बाइल जो है इंटेस्टाइन में चला गया। इस बाइल में अगर आप देखें तो ताकत है इमल्सिफाई करने की फैट्स को, यानी ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। ये जो बड़ा सा फैट है इसको छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ दिया जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। जितना सरफेस एरिया बढ़ता है किसी केमिकल का उतना ही उस पे एंजाइम्स अच्छे तरीके से एक्ट कर पाते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने फैट को डाइजेस्ट नहीं किया है, फैट के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। जैसे अगर मेरे पास एक पेपर है मेरे भाई, अगर मेरे पास एक पेपर है तो अगर मैं इस पेपर को डाइजेस्ट करूं तो इस पेपर का केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर रहा, यहां पर क्या किया मैंने, बस इस पेपर के छोटे 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 10-20 टुकड़े कर दिए हैं। इसे मैं कहता हूं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट इज नॉट डाइजेशन। अब यहां पर क्या होगा, ये छोटे छोटे जो फैट के टुकड़े हैं इन पे लाइपेज नाम के एंजाइम ज्यादा एक्ट कर पाएंगे। लाइपेज जो लिपिड को तोड़े, जो फैट को तोड़े, ऐसे एंजाइम।
लाइपेज एक्ट कर पाए इन पे बढ़िया तरीके से, इसके लिए इनका सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए, इनके टुकड़े छोटे छोटे होने चाहिए। सरफेस एरिया कैसे बढ़ा? एक मोटी सी बॉल है, बहुत कम एरिया है उसका, उसके मैंने छोटे 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 टुकड़े करके फर्श पे बिछा दिया, तो अब उसका सरफेस बढ़ गया है, इस पे बढ़िया तरीके से एक्ट हो पाएगा, लिपिड्स ज्यादा बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट हो पाएंगे। यस, तो मैंने सबसे पहले बाइल भेज दिया आपका यहां पर इंटेस्टाइनल इलाके में। फिर मैंने क्या भेज दिया? पेनक्रियाज जो है, इससे मैंने भेज दिया पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कई सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को फर्दर तोड़ेगा, लाइपेज है जो कि अब यहां पर छोटे छोटे टुकड़े जो आए हैं, बाइल जो छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा उनको ये लाइपेज तोड़ देगा, इन लिपिड के टुकड़ों को, इन फैट के टुकड़ों को ये लाइपेज तोड़ देगा। तो यहाँ लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के भी एंजाइम है, और इसको अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, बेसिक पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए। तो स्टमक को एसिडिक पीएच चाहिए था काम करने के लिए, तो वहां एसिड बना, HCl बना। यहां बेसिक पीएच चाहिए, तो यहां बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं जो कि बेसिक पीएच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ? पेनक्रियाज में ये सारे एंजाइम थे, लिपिड टूटा, प्रोटीन टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटे, अमाइलेज भी होता है यहां पर, है ना। जो आपका बाइल जूस था उसने भी क्या किया? उसने भी इमल्सिफाई किया फैट को। ये जो इंटेस्टाइन है खुद भी जूस बनाता है, इसे इंटेस्टाइनल जूस कहा। यह भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, पूरी डाइजेशन यहां कंप्लीट हो जाती है। यानी 3 अलग अलग जगहों से यहां केमिकल आ रहे हैं। लिवर ने बनाया बाइल, स्टोर किया गॉल ब्लैडर में, वो बाइल भी यहां पर आ रहा है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, और इंटेस्टाइन का खुद का जूस, इंटेस्टाइनल जूस भी यहां पर आ रहा है। तो बढ़िया तोड़फोड़ हो जाएगी, सारी चीजें यहां पर डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए यहां पर खाने के, एकदम प्रॉपर डाइजेशन हो गई। ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाय, जो यहां पाई जाती है इस इंटेस्टाइन की वॉल पे। यहां छोटे छोटे टुकड़े हो गए फूड के, ये फटाफट इस विलाय में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इस विलाय के नीचे पाई जाती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। तो फटाफट से जो खाना है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और पीछे ब्लड की लाइन थी उसमें फेंक दिया। अब ये ब्लड सर्कुलेट करेगा आपकी बॉडी में, और जो पचा हुआ खाना है इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग अलग सेल्स में पहुंचा देगा। आप इसे यूज कर पाओगे और एनर्जी बना पाओगे। और जो चीज आपकी डाइजेस्ट नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजा, लार्ज इंटेस्टाइन ने थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब किया, और फिर एनस से बचे हुए मैटर को बाहर कर दिया। यह है आपका कंप्लीट डाइजेशन, यह है आपका पहला लाइफ प्रोसेस, दैट इज योर न्यूट्रिशन। सेकंड लाइफ प्रोसेस पे हम आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब, हमको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है भाई, है ना, हमको रेस्पिरेशन चमकता नहीं है ठीक से। रेस्पिरेशन किसी ने आपको बताया होगा, सांस लेना सांस छोड़ना इज रेस्पिरेशन। गलत बात, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग माने सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना इंस्पिरेशन, सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सपिरेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। ये मेरे भाई आपका ब्रीदिंग है, नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है सर? फिर मैंने सांस ली, ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में चली गई, लंग्स में चली गई, लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है मेरे ब्लड में लोड हो गई डिफ्यूजन के कारण, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अभी मैंने ताजा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरी है, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा है, और ब्लड में ऑक्सीजन कम है कंपैरेटिवली, तो ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फेफड़ों से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन लोड हो गई। अब ये जो आपका ब्लड है, ये ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देगा। अब ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स तक पहुंच गया है, खाना हमने पहले ही एब्जॉर्ब करा के ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स में पहुंचा दिया है, वो खाना इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन का। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, इस डाइजेस्टेड फूड के ऊपर अटैक कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, और फर्दर एटीपी निकालेगा, एनर्जी बनाएगा। यानी रेस्पिरेशन क्या है? मैंने जो सांस ली, मैंने जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ली, वो ऑक्सीजन जब मेरे सेल के अंदर जाके एनर्जी बनाए, दैट इज रेस्पिरेशन। मैंने सिर्फ सांस ली और छोड़ी, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन मैंने उस सांस को इस्तेमाल किया, मैंने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया अपनी बॉडी में क्या करने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। यस, अंदर तक जाएंगे मेरे भाई। तो यहां पर क्या हुआ? रेस्पिरेशन में आप कौन सी गैस निकालते हो, इसके टेस्ट के लिए हमने यहां पर क्या किया है? एक अपरेटस तैयार किया है। यहां हमने क्या ले लिया? यहां पर हमने लाइम वाटर ले लिया, यानी CaOH2 ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये जो लाइम वाटर है, इसमें हमने फूंक मारी, या किसी सिरिंज से हमने हवा भरी। तो आप क्या करो? फूंक मारो। जब आप फूंक मारोगे तो CO2 बाहर निकलेगी, और यहां पर क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा, और H2O बन जाएगा। H2O तो वाटर है, नॉर्मल है, लेकिन यहां पर CaCO3 बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि मिल्की होता है कलर में।
यानी सफेद सफेद दिखाई देगा। यानी जब आप CaOH2 सोल्यूशन में फूंक मारते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यानी ये जो सोल्यूशन है आपका ये सफेद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपके मुंह से जो गैस निकली है दैट इज बेसिकली CO2, यानी आप CO2 छोड़ते हैं। ये बात आपके यहाँ कंफर्म हो जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपने आलू का पराठा खाया, आलू का पराठा खाया, आलू के पराठे में था स्टार्च। स्टार्च इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। हो सकता है उसमें हजारों ग्लूकोज जो है जुड़ जुड़ के एक स्टार्च बना रहे हो। तो समझ लीजिए 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने मिलकर एक स्टार्च बनाया। आपने उस स्टार्च को खाया, मुंह में सलाइवरी अमाइलेज था, थोड़ा सा स्टार्च टूटा, नीचे आप गए, आपका फर्दर जो है इंटेस्टाइन के अंदर और अमाइलेज आए जो कि पेनक्रियाटिक जूस से आए, इंटेस्टाइनल जूस से आए, उन्होंने स्टार्च को कंप्लीटली तोड़ा। स्टार्च को जब तोड़ा तो कई सारे ग्लूकोज बन गए। अगर 1000 ग्लूकोज से मिलकर स्टार्च बना हुआ था तो 1000 छोटे छोटे ग्लूकोज अब हो गए आपके। यस, तो ये जो 1000 छोटे छोटे ग्लूकोज थे ब्लड में लोड हो गए, इनका साइज काफी छोटा है, 6 ही कार्बन है इनमें, तो ये लोड हो गए ब्लड में और अलग अलग सेल्स तक पहुंच गए। अब मेरे पास एक सेल है, उसमें एक ग्लूकोज पहुंचा। यस, उसमें एक ग्लूकोज पहुंचा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल पहुंचा। अब मेरे भाई ये जो ग्लूकोज है इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं तोड़ सकता हूं एनर्जी बनाने के लिए। समझ लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, समझ लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं कोई बैक्टीरिया हूं, मैं कोई ईस्ट हूं, मेरे अंदर अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पर अगर आप समझे तो अनएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, समझ लीजिए ईस्ट है, इसमें अनएरोबिक कंडीशन है। तो यहां क्या होगा, ग्लूकोज जो है ये टूटता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसे पायरुविक एसिड कहा जाता है, और यहां 2 ATP निकलती है, एनर्जी निकलती है, 2 ATP निकलती है यहां पर। ठीक है, तो मेरे भाई 2 नेट ATP आपको मिल गई खर्च करने के लिए। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP आपने निकाली, आपको यूज करने के लिए मिल गई और पायरुवेट बन गए। यानी इस ग्लूकोज के 6 कार्बन के ग्लूकोज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए 3-3 कार्बन के, और इस बॉन्ड के टूटने से मुझे एनर्जी मिली। जैसे जब आप ग्लूकोज तोड़ोगे तो एनर्जी मिलेगी ना, आप गुल्लक तोड़ते हो भाई, दे के मारते हो जमीन पे, पैसा निकल जाता है, पैसा रिलीज हो जाता है। गुल्लक तोड़ी, पैसा रिलीज, बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी रिलीज। तो जब ये ग्लूकोज था 6 कार्बन का, जब मैंने इसके 2 टुकड़े किए 3-3 कार्बन के, इनको मैं पायरुवेट कह रहा हूं, एक ग्लूकोज को तोड़ के 2 पायरुवेट बने, तो बीच का बॉन्ड टूटा है, एनर्जी निकली। अब ये जो पायरुवेट है ये अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकता है। समझ लीजिए ईस्ट की बॉडी है, ईस्ट की बॉडी में अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन के करेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 कार्बन का पायरुवेट था, इसने 2 कार्बन की अल्कोहल बनाई और 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। 2 कार्बन की अल्कोहल, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो एनर्जी निकली ये बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड टूटे ही नहीं, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतनी एनर्जी मिलेगी। 3 कार्बन का पायरुवेट था, 1 बॉन्ड तोड़ा CO2, 2 कार्बन अभी भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत एनर्जी रिलीज नहीं हुई। इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि यहां पर इथेनॉल नाम की अल्कोहल बनी है, शराब बनी है, जो कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। दूसरा, समझ लीजिए हमारी मसल सेल में, भैया आप जिम कर रहे थे, जिम में अचानक से क्रश को देख लिया, लठ गाड़ दूं, चाला पाड़ दूं, भैया उठा लिया, 50 kg का वजन उठा लिया, औकात 20 kg की ही थी, 50 kg वजन उठा लिया, तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी ना। अब बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, शरीर में एनर्जी की कमी होने लगेगी, शरीर कहेगा भाई जल्दी जल्दी एनर्जी बना, पूरा प्रोसेस फॉलो मत कर, शॉर्टकट ढूंढ। तो हम क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन ना करके अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी, चाहे कम एनर्जी क्यों ना मिले, जल्दी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। तो हम 3 कार्बन के पायरुवेट को 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे हमारे मसल सेल में। 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड है, 3 कार्बन का ही पायरुवेट है, तो कोई CO2 नहीं निकलेगी, CO2 निकलने की जगह ही नहीं है भाई। 2 + 1 = 3, 2 कार्बन की अल्कोहल, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड = 3 पायरुवेट। यहां 3 कार्बन का पायरुवेट, 3 कार्बन का ही लैक्टिक एसिड, जगह ही नहीं बची CO2 निकलने की। तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि कौन से अनएरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 नहीं निकल सकती, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है। यहां भी आपकी कम एनर्जी निकलेगी, 3 कार्बन का पायरुवेट था, 3 कार्बन का ही लैक्टेट है, कोई बॉन्ड तोड़ा ही नहीं, तो एनर्जी कम निकलेगी यहां पर भी। और इस लैक्टिक एसिड से आपको मसल में दर्द होगा वो अलग, तो जब अपनी औकात से ज्यादा काम कर लेते हैं तो घर आके सोना पड़ता है, जिससे कि ये लैक्टिक एसिड किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, आपका दर्द जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन समझ लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसमें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने एयर है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो यहां पर आपके सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, साथ में वाटर और खूब सारी एनर्जी निकलेगी, जो कि आपकी बॉडी के सारे प्रोसेसेस में
काम आएगी। जहां जहां एनर्जी लगानी पड़ती है, जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है उनके लिए ये एटीपी काम आएगी, उनके लिए एनर्जी काम आएगी। तो यहाँ पायरुवेट था जिसमें 3 कार्बन थे, ये तीनों कार्बन अलग हो जाएंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, सारे बॉन्ड टूट गए, जितनी एनर्जी थी सारी निकल गई। तो यहां आपकी खूब एनर्जी मिलेगी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूज नहीं हो रहा था, इसीलिए पावर हाउस जो है इसमें अलग बात है। तो ये जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट। जब मैं इसमें से एक कोने वाला फॉस्फेट तोड़ देता हूं तो बचा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट टूट गया, एक फॉस्फेट टूट गया। इस फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से एनर्जी मिलती है आपको 30.5 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी को आप अपनी बॉडी के सारे कामों के लिए यूज करते हैं। यानी ये बात हो गई मेरे भाई कि आपने खाना खाया, आपने खाना पचाया, पचाने के बाद आपने खाने के जो मॉलिक्यूल्स थे इनको अलग अलग सेल्स में भेजा, उन्हीं सेल्स में ऑक्सीजन भी आई। ऑक्सीजन और इस खाने का, इस डाइजेस्टेड फूड का झगड़ा हुआ और ऑक्सीजन ने इस फूड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। यस, और एनर्जी जो निकली उसे एटीपी की फॉर्मेट में स्टोर कर दिया, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस एटीपी को तोड़ लेंगे। इस फूड को तोड़ना तो बहुत भारी प्रोसेस है, हर बार नहीं कर सकते कि भैया अभी एनर्जी चाहिए फटाफट, तो फूड तोड़ने तो नहीं बैठेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जब एनर्जी की जरूरत हो फटाफट इसको तोड़ के यूज किया जा सकता है, इसलिए हम एटीपी बना लेते हैं। सिंपल है, आसान है। यस, अब देखिए ऑक्सीजन जो है ये हमको चाहिए फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसीलिए हमें जो है इसको अपनी बॉडी में लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप कितना भी खाना खा लो आप एनर्जी बना ही नहीं पाओगे। एनर्जी तब बनेगी जब ये ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर पड़ा हुआ जो खाना है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो प्लांट जो है इसके अंदर भी ऑक्सीजन चाहिए फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो प्लांट जो है स्टोमेटा से इस ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। तो अगर दिन का टाइम है मेरे भाई तो दिन में तो सनलाइट रहती है, सनलाइट रहती है मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। सनलाइट है तो सन का मतलब फोटो, तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 की अभी जरूरत है, तो CO2 ज्यादा लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस है तो CO2 लेनी पड़ेगी हमको बाहर से और ऑक्सीजन रिलीज करनी पड़ेगी। यस, ऑक्सीजन रिलीज करनी पड़ेगी। एंड रात का अगर टाइम है तो रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है ना, तो आप CO2 को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत CO2 अगर बनी है उसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो CO2 अंदर लेनी जरूरी है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो बाहर छोड़ देंगे हम लोग। उस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, CO2 को रिलीज कर रहे होंगे। अगर एनिमल्स की आप बात करें तो एनिमल में मेरे भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। जैसे कि हम, तो हम डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, सांस ली हवा से ऑक्सीजन अंदर। लेकिन अगर एक्वाटिक, एक्वा यानी वाटर, एक्वाटिक एनिमल्स की आप बात करें तो ये आपके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी पानी में रहती है मछली, तो मछली क्या करती है, मछली पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को लेती है। दैट्स वाई मछली जो है इसको ज्यादा बार सांस लेना पड़ता है एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी कम है, तो उनको बार बार सांस लेनी पड़ती है जिससे उनकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिल सके। हमारे पास तो हवा है और हवा में बहुत ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसीलिए हमारी सांस लेने का रेट कंपैरेटिवली कम है। मछली जो जल की रानी है मेरे भाई, ये जो है बहुत ज्यादा बार सांस लेती है, क्योंकि घुले हुए पानी से ऑक्सीजन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। यस, अब देखो मेरे भाई, रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, यानी हम लोग बात करेंगे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, लैंड एनिमल्स के अंदर। क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर आपने सांस ली नाक के छेदों से, यानी नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यहां से सांस ली, ठीक है, हवा अंदर चली गई। अब कहां चली गई, आपकी इस कैविटी में चली गई, जहां फूड भी है हवा भी है। फर्दर चली गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था ये कॉमन पैसेज है, यहां फूड भी है हवा भी है, तो यहां भी दोनों चीजें हैं। फिर आगे चल के फूड चला गया ईसोफेगस में और हवा चली गई कहां, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया फिर जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और खुल गए आपके कहां, लंग्स में। 2 लंग्स पाए जा रहे हैं आपके यहां पर चेस्ट रीजन में, इनमें जो है आपका ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड होकर खुल गया। यानी यहां देखिए ये है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर ये नेजल पैसेज, यहां से खाना खा रहे हो, ये है बक्कल पैसेज। ये दोनों खुले आपके इस कॉमन इलाके में जिसको फेरिंग्स कहा। इसके नीचे है लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज आती है।
फिर आपका ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दोनों लंग्स में आपके ट्रेकिया की ब्रांचेस चली गई। फिर ट्रेकिया है फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर आपके यहाँ पे गोल मटोल आपके बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। पतले पतले बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। यस, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से आपकी हवा अंदर गई। फिर आपका पैसेज या ट्रैक्ट में, पैसेज ट्रैक्ट में सारी चीजें आ गई। नॉस्ट्रिल है, फिर आपका नेजल पैसेज, फिर आपका फेरिंग्स, फिर आपका लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीजें आ गई। यस, और फिर फर्दर जो है आपका लंग्स जो है इसके अंदर आपके एल्वियोलाई पाए जाएंगे, और एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बहुत है। अगर आप अपने दोनों लंग्स की एल्वियोलाई को जमीन पर बिछा दें, इनका जो सरफेस एरिया है 80 मीटर स्क्वायर है, यानी एक पूरे के पूरे टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया है। इतना एरिया आपने अपने लंग्स में फिट कर रखा है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा बढ़िया गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगी। तो एक टेनिस कोर्ट जितना, इनफैक्ट उससे भी बड़ा एरिया जो है आपने अपनी छाती के अंदर समा रखा है। राइट, दिस इज अबाउट द एल्वियोलाई। जितना सरफेस एरिया होगा उतना बढ़िया गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। ऑक्सीजन जो है जो हमारी छाती के अंदर भरा होगा ये आपका कहां जा पाएगा, लंग्स के अंदर भरा हुआ ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो पाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, इससे आपका CO2 आपका एल्वियोलाई में आ पाएगा, और हम जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी के बाहर जा पाएगा। ये जो पैसेज है इसमें आपको म्यूकस देखने को मिलता है और हेयर देखने को मिलते हैं। म्यूकस एंड हेयर क्या होता है कि समझ लीजिए अगर हम सांस ले रहे हैं तो इस सांस के साथ साथ काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स और काफी सारे कीटाणु यानी बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें बाल जैसे स्ट्रक्चर है। ये बाल क्या करते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स और इन पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इन बालों के जाल में फंस जाते हैं। गैस तो पास हो जाती है, ये बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं फंस जाते हैं। और फिर यहाँ है म्यूकस, म्यूकस में उनको कोट कर दिया जाता है। जैसे दलदल में पैर धंसता हुआ चला जाता है ना, वैसे इस चिपचिपे म्यूकस में इनको कोट कर दिया। और फिर ये सिलिया धीरे 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 आपके क्या करेंगे, ऐसे 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 मूव करेंगे, कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेंगे एक साथ, और इस डस्ट पार्टिकल को ऊपर की साइड ढकेलेंगे। जब ऊपर की साइड ढकेलेंगे तो आपकी इरिटेशन होने लग जाएगी। इरिटेशन के बाद आपको छींक आ जाएगी, और म्यूकस में लबालब ये जो पार्टिकल्स थे ये आपके क्या निकल जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यानी ये एक्चुअल में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है। कई बार क्या होता है, जब आप सिगरेट स्मोक करते हो या जब आप बहुत ज्यादा चेन स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हो, टोबैको कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हो, तो इन हेयर्स में, है ना, गिरावट आने लग जाती है। ये जो हेयर्स है इनका नंबर कम हो जाता है, तो आपके पैथोजन डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, आपके लंग्स में एंटर कर जाते हैं, और लंग कैंसर या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इससे आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके नेजल पैसेज से लेके आपके लंग्स तक का पूरा भाग जो है खराब हो सकता है। यस, अब देखिए थ्रोट यानी आपका ट्रेकिया जो है, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। यहां पे आपकी कार्टिलेजिनस रिंग बनी हुई है। मेरे भाई आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं आपको दिखा देता हूं, रेफरेंस से आपको बढ़िया समझ में आएगा। समझ लीजिए कि ये एक तार है। यस, ये एक तार है, पीछे दीवार है ना, ये जो मेरा हाथ है ये दीवार की तरह काम कर रहा है, ये एक तार है। इस तार को अटैच करने के लिए आपने सी शेप क्लिप देखी है, आप सभी के घरों में लगी हुई होगी। इस सी शेप क्लिप को यहां लगा देते हैं और इस कील को ठोक देते हैं। भाई पीछे से तो दीवार का सपोर्ट है ही, मुझे इस तार को अगर हिलने से रोकना है तो मैं इस सी शेप क्लिप को यहां पर लगा लेता हूं। कुछ ऐसी ही सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग यहां लगी होती है इस ट्रेकिया में। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, पीछे से तो सपोर्ट है ही, है ना, पीछे से तो आपकी रीढ़ की हड्डी जा ही रही है, यानी आपका वर्टिब्रल कॉलम जा ही रहा है। यहां पर क्या होगा, आगे से आपने सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लगा दी है, जिससे कि ये पाइप जो है ये कोलैप्स ना हो जाए। इसको मेंटेन रखने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, इसकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए हमने कई सारी सी शेप क्लिप लगा दी है, जिन्हें आपका इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और आपके जो लंग्स हैं, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ हवा जरूर रहती है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपकी हवा एकदम खाली कर दोगे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स से, तो आपके लंग्स भी कोलैप्स हो सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये समझ लीजिए आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये समझ लीजिए आपका एल्वियोलाई है। अगर मैं कहूं ये एल्वियोलाई खाली है, अभी इसमें कोई हवा नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फुलाऊं, देखो अभी भी ये छोटी सी चिटकनी सी बन रही है ना, कुछ हवा इसमें अभी भी है। यानी हमेशा कोई चीज खाली नहीं होती, उसके अंदर एयर का थोड़ा बहुत तो आपको प्रेजेंस दिखाई देता ही देता है। यस, अगर मैं इसको यहां पे बंद करूं, कुछ ना कुछ एयर तो इस पाइप में और इस बैलून में अभी भी है। अब मैं क्या करता हूं, इसको फुलाता हूं,
देखो, जब तक मैंने हाथ नहीं लगाया था तब तक ठीक था, पूरी की पूरी हवा बाहर निकल गई। अगर इस एयर को मैं रहने दूं पाइप में तो लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे। देखना, अब देखो मैंने यहां हाथ लगा लिया, अब इस पाइप में हवा है, यस, तो इट इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स। अब मैं इस बैलून की सारी हवा निकाल देता हूं, धीरे 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 मैं बैलून की सारी हवा निकाल रहा हूं, लेकिन पाइप में हवा रख ली। अब पाइप में हवा रख ली, अगर इस पाइप में थोड़ी हवा है तब भी देखिए ये पूरा का पूरा कोलैप्स नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसमें हवा है जबकि मैंने पूरी हवा निकाल दी थी। दिस इज नॉट गेटिंग कोलैप्स्ड, यस। इसीलिए हमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एज वेल एज यहां पर लंग्स में थोड़ी बहुत हवा की प्रेजेंस हमेशा चाहिए होती है ना, रेजिडुअल एयर आपको चाहिए होती है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहां ये हमारे एल्वियोलाई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये एल्वियोलाई जो है बहुत पतले पतले, जब आप बैलून को फुलाते हो तो मोटे से उसकी जो बाउंड्री है वो पतली हो जाती है, जितना बैलून को बड़ा करते जाओगे पतला होता जाएगा, जिसमें अब हवा भर जाएगी एल्वियोलाई में तो ये पतला हो जाएगा। एंड वस्कुलर है ये, यानी इसके आसपास ब्लड वेसल्स हैं, तो आप डायरेक्टली जो ऑक्सीजन आई है इस एल्वियोलाई में इसको ब्लड वेसल में भेज सकते हो, और गंदा जो ब्लड है इससे CO2 एल्वियोलाई में भेज सकते हो। तो डिफ्यूजन सरफेस बहुत अच्छा बनाता है। अगर लंग्स में आपने ताजा ताजा ऑक्सीजन भरी है तो और ब्लड गंदा है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, तो ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी। ब्लड गंदा है यानी यहां CO2 ज्यादा, यहां CO2 कम, तो CO2 यहां से यहां जाएगी, और फिर हमारे सांस छोड़ने के साथ साथ CO2 बाहर निकल जाएगी और ताजा ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी। दिस इज हाउ द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। तो जब आप इनहेल करते हो, हवा को अंदर लेते हो, तो क्या होता है, डायफ्राम डाउन चला जाता है। डायफ्राम यानी यहां नीचे एक मसल है, ये डायफ्राम, ये डाउन चला जाता है, ऐसे नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, छोटा हो गया, डायफ्राम नीचे चला गया, चेस्ट एक्सपेंड कर गई, यानी छाती जो है बड़ी हो गई, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी हो गए हम लोग, और डायफ्राम नीचे चला गया, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गई है आपके लंग्स की। देखो, अगर ये डायफ्राम यहां पर है, इसको मैं यहां ले आता हूं नीचे वाली लाइन पे, तो लंग्स की वॉल्यूम पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। लंग्स तो बैलून जैसे हैं, जितनी जगह उनको दोगे उतने ही वो बड़े होते जाएंगे, अब इलाका बढ़ गया है। प्लस छाती जो है आगे मूव करी है, यानी फूल भी गए हैं लंग्स, यानी लंबे भी हो गए, मोटे भी हो गए, तो इनमें क्या है, वॉल्यूम ज्यादा हो गई। किसी भी चीज में अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाता है। कैसे, मेरे भाई समझ लो, ये कमरा है ना, ये कमरा है, इसमें 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इस सारी हवा को कंसोलिडेट करके मैं एक ग्लास में डाल लेता हूं, इस ग्लास में डाल लेता हूं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कंसोलिडेट करके इस ग्लास में डाल लिया। 100 मॉलिक्यूल एक तो पूरे कमरे में है, दूर दूर है, कोई एक दूसरे पर प्रेशर नहीं लगा रहा, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा, उन्हीं 100 गैस मॉलिक्यूल को इसमें डाल दिया, तो अब ये टकरा टकरा के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। 100 मॉलिक्यूल्स को बहुत कम इलाके में रख दिया है, कम वॉल्यूम में रख दिया है, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगे, तो जितनी वॉल्यूम कम होती है उतना प्रेशर बढ़ता है, जितनी वॉल्यूम बढ़ती है उतना प्रेशर कम होता है, उल्टे होते हैं ये। तो यहां पर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई है, अगर छाती आगे गई और डायफ्राम नीचे गया तो लंग्स लंबे भी हो गए, मोटे भी हो गए, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी यानी प्रेशर कम, प्रेशर कम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर की साइड आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं मेरे भाई। और जब सांस छोड़नी होगी तो क्या करो, लंग्स को फिर से छोटा कर दो, तो लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, छाती फिर से अंदर की साइड सिकुड़ गई, अब छाती सिकुड़ गई तो मेरे भाई आपका क्या हुआ, लंग्स पतले हो गए, डायफ्राम नॉर्मल अपनी जगह पे चला गया, लंग्स छोटे हो गए, यानी पतले और छोटे हो गए, यानी लंग्स आपके ओवरऑल वॉल्यूम में कम हो गए, वॉल्यूम कम यानी प्रेशर ज्यादा, गैसेस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो गया, तो आप एक्सेल कर गए। यानी अगर सांस अंदर लेनी थी तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ा दो, सांस बाहर छोड़नी है लंग्स की वॉल्यूम कम कर दो, सिंपल। यस, यहां देखिए, हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, लाल कलर का पिगमेंट होता है, जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, आपके रेड ब्लड सेल को रेड कलर प्रदान करता है। कौन? आपका खून जो है लालम लाल दिखाई देता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से। तो जो हीमोग्लोबिन है ये आपका ऑक्सीजन को अपने कंधे पर बैठा के ले जा रहा होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी गाड़ी है जो कि ऑक्सीजन को बैठाकर ट्रांसपोर्ट करती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को साथ में बैठा सकता है, 4 O2 मॉलिक्यूल्स को साथ में बैठा सकता है, राइट? इतना इसके पास पावर होता है। यस, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, यानी रेस्पिरेशन अभी हमने देखी, न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखी।
अब हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे मेरे भाई इन ह्यूमन बीइंग्स कि चीजें कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। हमने कहा कि जब खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो गया तो आपके ब्लड में लोड हो गया और ब्लड जो है सर्कुलेट कर करके उस खाने को हर सेल तक पहुंचा के आया। सिमिलरली हमने कहा कि जब आपका ऑक्सीजन लोड हो चुका है ब्लड में तो ब्लड ने सर्कुलेट कर करके उस ऑक्सीजन को भी हर एक सेल तक पहुंचाया। कैसे, ये अब हम लोगों को जानना है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे अगर आपको अपने मोटर की मदद से पानी को टंकी में चढ़ाना है तो आपको तीन चीजें चाहिए। पहला मोटर जो कि पानी को ऊपर फेंकने का काम करेगी, यानी पंपिंग ऑर्गन। क्या है हमारा पंपिंग ऑर्गन? हमारा हार्ट, हमारा दिल। दूसरा पाइप चाहिए जो कि मोटर से टंकी को कनेक्ट करेगा, पाइप यानी ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। और तीसरी चीज, पानी चढ़ाना है तो पानी भी तो होना चाहिए, तीसरी चीज है पानी खुद यानी कि फ्लूइड यानी कि हमारा ब्लड। तो हार्ट जो कि ब्लड को पंप करेगा और वेसल्स के थ्रू ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होगा। तो हमारा पहला जो कंपोनेंट है यह है ब्लड। तो ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा, यानी पानी होता है इसमें, है ना, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। प्लाज्मा मानी पानी। जैसे सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब पानी। यस, तो प्लाज्मा जो है ये है और इसके अंदर कुछ सेल्स भी हैं जो इसी प्लाज्मा में बैठे हुए हैं, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं प्लाज्मा के साथ ही। यस, तो प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड मीडियम है, ये मेनली बहने का काम करता है ना। ब्लड बह रहा है क्योंकि उसमें काफी सारा लिक्विड है, तो इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड वेस्ट वगैरह को, सॉल्ट्स वगैरह को। तो ऑक्सीजन हमें पता है आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं। आरबीसी में क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, अभी बताया था, जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो नाम ही है रेड ब्लड सेल, तो इसमें हीमोग्लोबिन होगा, यही ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी सारी चीजें यूजुअली आपकी क्या करती हैं? प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करती हैं। अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूं, तीन तरीके की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरी जो है ये आपकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेके आती है, यानी इसमें यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। ये क्या करती है? ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेके आती है। हार्ट से जो ताजा ताजा ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन लोड है, उनको अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। और थिक वॉल होती है इसकी, इलास्टिक वॉल होती है इसकी, तो प्रेशर ज्यादा होता है। सर ये क्या बात हुई? थिक वॉल होती है तो प्रेशर ज्यादा कैसे हुआ? अगर एक पाइप है उसकी वॉल काफी मोटी है तो उसकी बीच की जो जगह है, जो ल्यूमेन है जिससे फ्लूइड पास हो रहा है, वो जगह तो कम हुई ना। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप में मोटाई काफी देखने को मिल रही है मुझे इस वॉल की, तो इसका जो छेद है ये तो पतला हो जाएगा ना। वॉल मोटी है तो छेद पतला है, और छेद पतला है तो वहां फ्लूइड बहुत तेजी से बहेगा। आपने कभी फवारा देखा है? फवारों में ऐसे नीचे पाइप बिछे हुए होते हैं और ऊपर की साइड जो फवारे का छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, उससे पानी बहुत तेज निकलता है। पाइप में पानी इतना तेज नहीं आ रहा क्योंकि वो पाइप मोटा है, उसमें पानी को बहने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, लेकिन जो छोटा छेद है उससे पानी बहुत तेज जो है उड़ रहा होता है। तो जितना पतला पाइप होगा उसमें पानी उतनी तेज बहेगा। सिमिलरली अगर आर्टरी की वॉल मोटी है, यानी इसमें फ्लूइड बहने की जगह काफी कम है, तो इसमें बहुत तेजी से क्या हो रहा होगा? आपका ब्लड फ्लो करेगा, प्रेशर ज्यादा होता है आपका आर्टरी में। सिमिलरली जो वेन है उसमें वॉल काफी पतली होती है तो बहने की जगह काफी ज्यादा है फ्लूइड की, तो प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है। तो वेन जो है गंदा ब्लड लेके आ रही होती है टुवर्ड्स हार्ट, और ये प्योरीफाई होने चला जाता है लंग्स के पास, इसीलिए इसका प्रेशर कम होता है क्योंकि इसकी वॉल जो है कंपैरेटिवली पतली है। और कैपिलरी सबसे ही पतली क्या होती हैं? आपकी वेसल होती हैं जहां एक्सचेंज हो सकता है, चीजों का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे ये जो है आपकी कैपिलरी है, यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है इस कैपिलरी में आराम से आ गया, CO2 से बाहर चला गया क्योंकि इसकी वॉल काफी पतली है, तो गैसेस आदान प्रदान कर सकती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज का काम है ये कौन करता है? ये आपका कैपिलरीज करती है। तीसरी जो आपकी चीज है, जो मेन पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल का बना हुआ, ये आपका हार्ट है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। साइज होता है इसका हमारी मुट्ठी के बराबर, यानी बंद मुट्ठी के बराबर, फिस्ट के बराबर। तो 2 इसमें छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिन्हें एट्रिया कहा, जो ऊपर प्रेजेंट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और नीचे 2 बड़े बड़े चैम्बर है जिन्हें कहा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है, जो कि मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं।
कुछ ऐसा हमारा हार्ट होता है दोस्त। ये है हमारा हृदय, ये है हमारा दिल, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 छोटे चैम्बर जिनको एट्रिया या ऑरिकल कहा जाता है, नीचे के जो बड़े बड़े चैम्बर जो कि आपके वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये जो है मेरे भाई, ये आपका नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हार्ट जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और इसकी ये जो प्रोजेक्शन है ना, एक साइड ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इट इज टिल्टेड समवट टूवर्ड्स लेफ्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। नहीं, इतना लेफ्ट में नहीं होता, हार्ट सेंटर पे ही है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है। ये जो इसका कोना है ये आपका थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इसी वजह से लेफ्ट लंग जो है ये थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि हार्ट जो है उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, थोड़ा सा लंग्स की जगह भी घेरेगा ना, इसीलिए लेफ्ट लंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा मिलेगा, राइट लंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। तो देखिए मेरे भाई, मछलियां जो है इनमें 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, है ना। सिंगल सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड जो है वो आपका प्योरीफाई होने चला जाता है। मछली है तो गिल्स के पास, आगे लिखा भी हुआ है। जैसे देखिए फिशेस में क्या हुआ, आपका ये जो हार्ट है ना, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा ब्लड पंप हुआ और गिल्स के पास चला गया। गिल्स जो है यहां ऑक्सीजन आएगा, यानी ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी पार्ट पे चला गया, और गंदा ब्लड फिर से हार्ट पे चला गया, फिर से प्योरीफाई होने गिल्स पे चला गया, फिर से गंदा ब्लड आपका हार्ट पे चला गया, प्योरीफाई होने गिल्स के पास, फिर इसी तरीके से काम आपका चलता रहेगा। सिंगल सर्कुलेशन है, हार्ट में ब्लड एक ही बार आ रहा है ना। आपका गंदा ब्लड आया, प्योरीफाई होने गिल्स पे गया, वहां से आपका फिर से क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स के पास चला गया, तो सिंगल सर्कुलेशन है। अगर आप बात करें एम्फीबियन और रेप्टाइल की, तो इनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है, ऊपर 2 एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, और नीचे एक वेंट्रिकल। तो आपका ब्लड प्योरीफाइड और इम्प्योरीफाइड ब्लड जो है ये मिक्स हो जाता है उस वेंट्रिकल में, तो मिक्स ब्लड यहां पर देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि 2 बार ब्लड आ रहा है हार्ट में। एक जगह प्योरीफाइड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और दोनों आके मिक्स हो जा रहे हैं। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ब्लड आया 2 बार हार्ट में लेकिन फिर मिक्स हो गया। तो प्रॉपर डबल सर्कुलेशन नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड अलग घूम रहा है, ऑक्सीजनेटेड अलग घूम रहा है, ऐसा नहीं, दोनों आकर के मिक्स हो गए ना, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है। हमारे अंदर बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, यानी हमारे अंदर क्या है भैया, 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, और पूरी डबल सर्कुलेशन है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम अलग, डीऑक्सीजनेटेड एकदम अलग, जो मैं आपको अभी समझा देता हूं एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से। और सिंपल ट्रिक क्या है, लाओ राडो। कोई भी आपको घड़ी लाने को कहे, भाई आपके लिए कौन सी घड़ी लाओ, राडो घड़ी लाओ, महंगी घड़ी लाओ, क्वालिटी प्रीमियम घड़ी लाओ, $1,000,000 से कम की घड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, बड़ा सोचें। लाओ राडो का मतलब क्या हुआ, लाओ LA माने लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, O फॉर ऑक्सीजनेटेड, और राडो मानी राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हमेशा याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, आराम से देखिए, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट से आएगा ना। आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं, यहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यहां आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है और यहां से गंदी CO2 उठा के लेके आनी है। यहां से आप वेन्स के थ्रू जो गंदी CO2 उठा के लेके आओगे, ये राइट साइड में आनी चाहिए, राइट साइड में आनी चाहिए, और राइट साइड से ये जो गंदी CO2 वाला ब्लड है ये कहां चला जाएगा, राइट साइड से प्योरीफाई होने लंग्स के पास चला जाएगा कि भैया ऑक्सीजन दे दो, हमारा ब्लड बहुत गंदा है। यस, फिर ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा, ताजा ताजा ब्लड, ये आपका हार्ट से पंप कर दिया जाएगा, कहां पर, आपके इन्हीं ऑर्गन्स की साइड, और इनमें ऑक्सीजन पहुंचा दी जाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर ऑक्सीजन पहुंचाएगा, है ना, जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, और राइट साइड जो है यहां पे गंदा ब्लड हम लोग लोड करेंगे, जो कि प्योरीफाई होने लंग्स पे जाएगा। इसे कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसे, यहां से गंदा ब्लड आया और प्योरीफाई होने लंग्स पे गया, सिंगल सर्कुलेशन। यहां से आपका अच्छा ब्लड आया और पंप होके हमारे सेल्स पे गया, डबल सर्कुलेशन। यस, तो आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड एकदम सेपरेटेड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, आर्टरीज वो हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएं, आर्टरीज वो हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएं। यहां पे ताजा ताजा ब्लड है, ये जो लेकर जा रही होंगी, ये क्या होंगी, आर्टरीज होंगी, बॉडी तक लेके जा रही हैं, ये क्या होंगी, आर्टरीज होंगी, बिल्कुल होंगी।
भाई यहां से जो गंदा ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, ये भी तो आर्टरी होगी। लंग्स के पास किसी ऑर्गन के पास लेके जा रही है, ये भी तो आर्टरी है। यानी दुनिया की, हमारे शरीर की इकलौती ऐसी आर्टरी जिसमें गंदा ब्लड बहता है वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, रिलेटेड टू पल्मोनरी, है ना। तो आप अगर आगे चल के लंग्स के डॉक्टर बनते हो तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो मेरे भाई पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। भाई अगर मेरे पास गंदा ब्लड है और मैं लंग्स के पास जा रहा हूं, लंग्स ऑक्सीजन का दाता है, दानवीर है, ऑक्सीजन दे रहा है वो सबको, उसके पास मैं खुद ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकता, तौहीन हो जाएगी। समझ लीजिए मेरे सामने अंबानी साहब खड़े हैं, मैं उनको थोड़ी बोलूंगा कि अंबानी साहब आपको 1000 रुपए दे दूं तो कितना मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में, है ना। उनके लिए कुछ भी नहीं है भाई वो। तो जो खुद दानवीर है उसको मैं कुछ नहीं दे सकता। लंग्स इज द फैक्ट्री एक तरीके से ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास मैं ऑक्सीजन लेके थोड़ी जाऊंगा। तो यहां जो आर्टरी जाएगी वो इकलौती ऐसी आर्टरी होगी जो ऑक्सीजन मांगने जाएगी। और वेन्स जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड लेके आता है हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट। तो यहां से लंग से भी जो टुवर्ड्स हार्ट आएगा ये भी तो वेन होगी जो हार्ट की तरफ आ रही है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी वेन होगी, ये हमारी बॉडी की इकलौती ऐसी वेन होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। क्योंकि कोई दानवीर के पास से आया है तो कुछ लेके आएगा, ये लंग्स के पास से आई है तो पक्का कुछ लेके आएगी, ऑक्सीजन लेके आएगी। तो हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अदर देन पल्मोनरी आर्टरी, एंड हमारी बॉडी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अदर देन पल्मोनरी वेन। दीज आर एक्सेप्शंस। यस यस। अब देखो मेरे भाई, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। आपकी ब्लड वेसल कहीं से हार्म हो गई है ना, जैसे साइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, टायर पंचर हो गया, तो अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर सकते, टायर का प्रेशर लूज हो चुका है, गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। सिमिलरली आपकी बॉडी में आपको लगातार जो है ब्लड को बहाते रहना है। अगर कहीं से लीक हो गई आपकी वेसल तो सारा फ्लूइड तो वहीं से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी इस पंचर को सील करना है, आपको ब्लड की क्लॉटिंग करनी है, इसमें प्लेटलेट हेल्प करते हैं। आपको कहीं चोट लग गई, खून बह रहा है, तो यहाँ पे आपके प्लेटलेट हेल्प करेंगे। इनमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो क्लॉट बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, इसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ आप आसानी से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि छना हुआ ब्लड है। समझ लीजिए मेरे पास ब्लड है, खून है, इसमें क्या क्या होगा सर? प्लाज्मा होगा, इसमें आरबीसी होगी, इसमें डब्ल्यूबीसी होगी, इसमें प्लेटलेट होंगे, इसमें बड़े बड़े प्रोटीन होंगे, छोटे छोटे प्रोटीन होंगे। बहुत बढ़िया बात है। मैंने एक छलनी ले ली, छालनी ले ली जिससे आप चाय छानते हो, और नीचे एक कटोरा रख लिया और ऊपर से ब्लड को डाला। ब्लड को डाला तो प्लाज्मा यानी पानी नीचे आ गया, आ गया, छोटे छोटे प्रोटीन नीचे आ गए, आ गए, सॉल्ट नीचे आ गए, आ गए, बड़े बड़े जो सेल्स थे आरबीसी, बड़े बड़े प्रोटीन, ये सारे ऊपर रह गए, रह गए। यानी जब हम ब्लड को छानते हैं तो आरबीसी और बड़े बड़े प्रोटीन छालनी में रह जाते हैं, छोटे छोटे सेल जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। ये जो छना हुआ माल है इसको मैं क्या कहता हूं? लिम्फ कहता हूं। और ये लिम्फ लाल नहीं होता क्योंकि आरबीसी तो छालनी के ऊपर ही रह गई, बड़े प्रोटीन तो ऊपर ही रह गए, तो आरबीसी तो नीचे आ ही नहीं पाई। इस फिल्ट्रेट के अंदर, इस फिल्टर्ड माल के अंदर आरबीसी नहीं है तो ये लाल नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये जो है आपका पेल कलर का होता है। लेकिन इसके अंदर मटेरियल बहुत है क्योंकि छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स नीचे आ चुके हैं, तो खाने पीने का मटेरियल है इसमें, है ना। ऑक्सीजन इसमें आ चुका है, गैस ही तो है वो इसमें है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो आपका लिम्फ है ये सेल्स के बीच में जाता है और ऑक्सीजन दे देता है सेल्स को, न्यूट्रिएंट दे देता है, वहां से CO2 उठा लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट उठा लेता है, और फिर जाकर के गंदा हो गया ना, अभी वेस्ट आ गया, इसमें CO2 आ गया, तो ये वेन्स के पास चला जाता है। तो आर्टरी से निकला आपका क्या? लिम्फ। आर्टरी यानी ताजा ताजा ब्लड है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके आ रहा है, इससे लिम्फ निकल गया, सेल्स के बीच में चला गया। यानी यहां पर क्या थी? यहां पर देखो, यहां पर आपकी आर्टरी थी, यहां पर क्या हुआ आपका? बीच में से यहां से फिल्टर होके ब्लड निकल गया, यानी यहां पर क्या बन गया? आपका लिम्फ बन गया, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा। क्यों? क्योंकि टिश्यू के बीच में चला गया, अब सेल्स के बीच में चला गया, सेल्स के बीच में ऑक्सीजन दे देगा, न्यूट्रिएंट दे देगा, यहां से CO2 ले लेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ले लेगा, और आपका फिर कहां चला जाएगा? आपका वेन में चला जाएगा। बीच में आपकी लिम्फ वेसल्स भी आती हैं, यानी आर्टरी से लिम्फ वेसल में चला गया, लिम्फ वेसल से आपका निकला और आपका सेल्स के बीच में चला गया, सेल्स के बीच में जाकर के दोबारा से सामान का आदान प्रदान किया इसने। मेन आपका जो एक्सचेंज का काम कर रहा है वो लिम्फ कर रहा है। ब्लड एक एक सेल तक नहीं जाता, लिम्फ जाता है, हमेशा याद रखना।
हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन से सामान पहुंचा हर एक सेल तक, एक्चुअल में ब्लड ने नहीं पहुंचाया। ब्लड जो है फिल्टर हो गया, लिम्फ बाहर निकला सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, और उसने सामान का आदान प्रदान दिया, सेल्स को ऑक्सीजन दिया, न्यूट्रिएंट दिए, वेस्ट लिया, CO2 लिया, और लिम्फ वेसल में जाके फंस गया। फिर लिम्फ वेसल के आगे जाकर के वेन में लोड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा CO2 और वेस्ट लेकर के, और फिर आपका हार्ट की साइड चला गया, ऑक्सीजनेटेड होने फिर लंग्स के पास चला जाएगा। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। यस, तो फैट जो है, इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं डाइजेस्टेड फैट के, ये भी आपका लिम्फ ही जो है एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फैट जो है नॉर्मली हमारे बॉडी में बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। क्योंकि फैट क्या है? फैट इज बेसिकली घी मान लो, है ना, या तेल मान लो, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। हमारी बॉडी तो 70% पानी ही है, तो इनको क्या चाहिए? एक अलग से वेसल चाहिए, है ना। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे हायर लेवल पे, लैक्टियल नाम की लिम्फ वेसल है, उसमें आपके जो फैट है वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं अलग से, बाकी सब मटेरियल से दूर, क्योंकि फैट को थोड़ा सा अलग अटेंशन चाहिए। यस, ये आपको देखने को मिला। दिस इज द सर्कुलेशन। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे। भाई प्लांट में भी तो सर्कुलेशन करनी है, प्लांट तो हमसे भी बहुत बड़े होते हैं, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई हार्ट नहीं है, लेकिन हमसे बहुत बड़े हैं, 50-50, 100-100 फीट लंबे प्लांट है। इनमें जमीन से लेकर के पत्ती की टिप तक, या पत्ती की टिप से लेकर के जमीन तक चीजें कैसे आ रही हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को जानना है। यस, तो सॉइल जो है, मिट्टी, ये आपका नियरेस्ट यानी सबसे पास और रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का। यानी ये जो मिट्टी है, इसी में आपके क्या है? मिनरल्स हैं, यहीं पर आपका वाटर है, सारी चीजें यहां से आपके प्लांट को मिल सकती है, जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए, यहां पर आपके मिनरल्स ज्यादा, रूट में आपके मिनरल्स कम। यहां मिनरल ज्यादा, रूट में मिनरल्स कम। कहां जाएंगे वाटर और मिनरल्स? यहां वाटर ज्यादा, यहां वाटर कम। वाटर और मिनरल्स कहां चले जाएंगे? रूट में चले जाएंगे। मैंने बताया था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मैंने डीओ लगा लिया है, परियां ऊपर से बुलाने के लिए मैंने डीओ लगा लिया है, मुझसे खुशबू आप तक पहुंचेगी ना, मुझसे खुशबू आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरे पास हाई कंसंट्रेशन है डिओड्रेंट की, आपके पास कम है, मुझसे आप तक जाएगी। सिमिलरली यहां पर मेरे भाई आपके खूब सारे मॉलिक्यूल हैं वाटर और मिनरल्स के, यहां कम मॉलिक्यूल्स हैं। कहां से कहां मूव करेंगे वाटर और मिनरल? सॉइल से रूट में। तो सॉइल से रूट में जब पानी जाता है अचानक से, रूट में काफी कम वाटर है, बाहर काफी ज्यादा वाटर है, अचानक से जाएगा तो रूट पे प्रेशर लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। नाइट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट के टाइम पे ये थोड़ा ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकता है आपके पानी को, लेकिन डे टाइम पे ये इतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। क्यों? डे टाइम पे एक और हथियार है हमारे पास, सबसे बेस्ट हथियार, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। आराम से देखना भाई, लीफ जो है इनमें होते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? पानी को उड़ाते हैं, अपनी मर्जी से उड़ाते हैं। ये स्टोमेटा जो है, इनसे ट्रांसपिरेशन होगी, पानी बाहर उड़ेगा। अगर पानी बाहर उड़ेगा तो लीफ में पानी कम, लीफ में पानी कम, लीफ में पानी कम, तो स्टेम में कंपैरेटिवली पानी ज्यादा। यस, पानी कहां से कहां मूव करेगा? स्टेम से लीफ में। अब यहां पानी कम हो गया, इसके नीचे पानी ज्यादा, कहां मूव करेगा? नीचे से ऊपर। यहां पानी कम है ना, यहां पानी कम है, इसमें ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ। यहां पानी ज्यादा, यहां कम, यहां से यहां मूव करेगा। यहां पानी ज्यादा, यहां कम, यहां से यहां मूव करेगा। यहां पानी ज्यादा, यहां कम, यहां से यहां मूव करेगा। यहां पानी ज्यादा, यहां कम, यहां पानी ज्यादा, यहां कम, यानी यहां से लेकर के यहां तक एक पूरी स्ट्रीक बन जाएगी। आप ये मान लो कि मैंने कुएं से बाल्टी खींचने के लिए एक रस्सी बांध ली है, मैं इस रस्सी को यहां से यहां खींचता जा रहा हूं, बाल्टी ऊपर आती जा रही है। लीफ से पानी उड़ा, ट्रांसपिरेशन हुई, तब जाके आप पानी एब्जॉर्ब कर पाए। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि 99% ऑफ द वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ प्लांट इज एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। अगर एक प्लांट 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब करता है, 99 लीटर पानी उड़ जाता है। प्लांट को सिर्फ 1 लीटर पानी मिलता है, लेकिन वो 1 लीटर पानी भी सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि यहां पर आपने 99 लीटर पानी को लूज कर दिया। अगर आप ये सोचोगे कि यार इतना घाटा हो रहा है, मैं तो कुछ और कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। दिस इज द ओनली मेथड। समझ लीजिए आप किसी आदमी के सामने खड़े हैं, अंबानी जी के सामने खड़े हैं, है ना। अंबानी जी कहते हैं कि ये लो बेटा 1000 रुपए, चिज्जी खा लेना। सर वो 1 लाख रुपए मिल जाते तो मजा आ जाता। नहीं मेरे भाई, अगर आपको 1000 रुपए भी फ्री में मिल रहे हैं, देन दैट इज एन एसेट फॉर यू। आप वहां ये नहीं सोचोगे कि मेरा तो 99,000 का नुकसान हो गया, मुझे तो 1 लाख मिल सकते थे। मेरे भाई जो 1000 रुपए मिले हैं वो भी तो मुफ्त में मिले हैं, वो भी तो किसी और ने दिए हैं। सिमिलरली यहां पर ये जो पानी उड़ता है, इसी वजह से आप नीचे से पानी खींच पाते हो। नीचे से पानी खींच रहे हो इसीलिए नहीं उड़ रहा है इसीलिए खींच पा रहे हो।
इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपायर जब होता है वाटर, जब उड़ता है तो पुल कर पाते हो आप जमीन से पानी को। यहां पानी कम हुआ तो यहां से खींचना शुरू करोगे, यहां पानी कम होगा अब यहां से खींचना शुरू करोगे, यहां पानी कम हुआ यहां से खींचना शुरू करोगे, यहां पानी कम हुआ यहां से खींचना शुरू करोगे, और यहां से पानी कम हुआ तो सॉइल से खींचना शुरू करोगे। सॉइल से लेकर के आपका पत्ती की टिप तक एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशनल पुल। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दिन के टाइम। यही आपका पानी एब्जॉर्ब करवा पाता है, क्योंकि दिन के टाइम मैंने आपको बताया था दोपहर के टाइम सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, उसी टाइम पर सबसे ज्यादा पुल भी आपको मिलेगा। यस, और क्या है, वाटर और मिनरल्स अगर एब्जॉर्ब कराने हैं तो जाइलम आपका काम करता है ना। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड और वेसल। वैसे जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना होता है। जाइलम पेरेनकाइमा जो कि लिविंग सेल्स होते हैं, जाइलम फाइबर जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बालों जैसे, और ट्रैकिड और वेसल दोनों के दोनों नॉन लिविंग होते हैं। पाइप जैसे नॉर्मल घर में पानी सप्लाई करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पाइप लगाते हैं, ये वही पाइप है। ये जो पाइप है मेरे भाई, ये क्या करते हैं, ये रूट से वाटर और मिनरल्स को पहुंचाते हैं आपके लीफ के कोने कोने तक। ये जो लीफ में ये जो बीच में धारी बनी हुई होती है ना, ये भी आपका क्या है, जाइलम ही है। यस, तो अलग अलग पाइप के नेटवर्क है, नीचे से लेके ऊपर तक जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक पानी पहुंचाया जाता है वाया ट्रांसपीरेशनल पुल। लेकिन अब खाना कहां बन रहा है, यहां। फोटोसिंथेसिस कहां हो गई, यहां। फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, यानी खाना लीफ में बनेगा। अगर खाना लीफ में बनेगा तो खाना लीफ से जाएगा फ्लोएम के थ्रू आपका स्टेम में, यहां स्टोर हो जाएगा, और रूट में यहां स्टोर हो जाएगा। प्लांट के हर पार्ट को खाना चाहिए, चाहे फ्रूट हो चाहे सीड हो। लीफ अपने अलावा, लीफ में खाना बन रहा है तो लीफ के अलावा जितने भी पार्ट है प्लांट के उन तक खाना पहुंचा दिया जाएगा। तो खाना नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी। पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब होगा और ऊपर तक जाएगा। आपने कभी पौधा देखा है, देखा होगा। आपने कभी पौधे को पानी दिया है, बिल्कुल दिया होगा। हमेशा रूट में पानी दिया है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रूट में पानी दे दिया तो हर जगह तक पहुंच जाएगा, स्टेम पे नहीं छिड़कते पानी। यहां पर क्या है मेरे भाई, फूड। ये जो फूड ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन मतलब बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर की लोकेशन है। तो मेरे भाई ये जो फूड है ये लीफ से स्टेम के पास भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के मौसम में। अब पत्ते झड़ गए तो पत्ते तो खाना नहीं बना रहे, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का उसको भी जिंदा रहना है। तो उस टाइम पे ये जो स्टेम में स्टोर हो गया था फूड, ये जो रूट में स्टोर हो गया था फूड, ये उल्टी दिशा में बहने लग जाता है। तो फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन जाइलम जो है सिर्फ नीचे से ऊपर चीजों को भेजेगी, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, सिर्फ नीचे से ऊपर। यस, तो फ्लोएम जो है इसमें भी 4 चीजें होती हैं, वही आपका पेरेनकाइमा और फाइबर यहां पर भी है। पर मेन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं ये है आपका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ये आपका अमीनो एसिड्स को या फिर आपके फूड को लीफ से हर जगह पहुंचाते हैं, स्टेम तक, रूट तक, फ्रूट तक, सीड तक, हर जगह पहुंचाते हैं। ये आपने देखा, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। यानी अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, 3 हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े। Now the fourth life process, very important, it is excretion. Excretion बोले तो excretion मतलब elimination, यानी आपकी बॉडी से बाहर निकालना of nitrogenous waste. Nitrogenous waste मतलब ऐसे वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, NH2 NH2, N नाइट्रोजन है, दैट्स व्हाई इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, अमोनिया NH3, और हम लोग जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी आपका यहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें 2 बीन शेप किडनीज है। कहां पाई जाती हैं बीन शेप किडनीज? हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके दोनों साइड यहां पीठ वाले इलाके में है ना, नीचे की साइड पीठ वाले इलाके में। अगर मैं आपको गोटिया भाई का रेफरेंस दूं, गोटिया भाई से मुलाकात कर लीजिए, अब आपकी मुलाकात इनसे होती रहेगी। ये हमारे प्यारे छोटू स्केलेटल जिनका नाम है गोटिया भाई। तो गोटिया भाई की जो रीढ़ की हड्डी है इसके दोनों साइड यहां पर है ना, ये जो आपका हिप एरिया है इसके जस्ट ऊपर आपकी क्या पाई जाती है, पीछे की साइड किडनीज पाई जाती है।
यानी दे आर फाउंड ऑन द डोर्सल साइड। आगे वाले आपका बॉडी का जो भाग है, जिस साइड आपका मुंह, आपकी चेस्ट आती है, इसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं, VENTRAL, वेंट्रल साइड। और पीछे की जो साइड है, जहां आपकी खोपड़ी आती है, पीठ आती है, इसे हम डोर्सल साइड कहते हैं, DORSAL, डोर्सल साइड। तो पीछे की जो साइड है ना, वहां आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड निचले भाग पे, है ना, लोअर एब्डोमिनल रीजन पे, बैकबोन के दोनों साइड आपको क्या देखने को मिलेंगी, किडनी देखने को मिलेंगी। यहां से पाइप रिलीज, आपकी यहां पर पाइप होती हैं दोनों, इसको यूरेटर कहा जाता है, लॉन्ग पाइप, किडनी से अटैच। किडनी में आपका यूरिन बनेगा और इस पाइप में चला जाएगा, जिसे यूरेटर कहा। तो ये 2 यूरेटर होंगे यहां पर। फिर ये यूरेटर जो है खुलेंगे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक इलास्टिक बैग है, जिसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, इलास्टिक मानी स्ट्रेचेबल। तो इसमें काफी सारा यूरिन स्टोर किया जा सकता है। और बाद में यहां पर आपका यूरेथ्रा है ना, ये आपका यूरिन को बाहर भेज देगा। जैसे कि आपकी पॉटी, आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, वो जब आप निकाल रहे होते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो वहां पर भी आपकी इंट्यूशन जरूरी होती है, कॉन्शियस एफर्ट लगते हैं। आपको पता लगता है कि हाँ, देयर इज एन अर्ज टू रिमूव दिस यूरिन आउट, टू रिमूव द एक्सक्रीटा आउट। जब आपको एक्सक्रीटा को बाहर फेंकना होता है, तो आपको अर्ज, आपके दिमाग में सिग्नल चला जाता है, भैया पोटी आई है, पोटी आई है। सिमिलरली सूसू का भी पता लग जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आप करने चले जाते हो। मैम सर मे आई गो टू टॉयलेट बोल के आप चले जाते हो। तो ये क्या है, आपका एक पॉइंट है जहां से चीजों को आप बाहर निकाल सकते हैं। यस, ये जो किडनी है, इनके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे सेल है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे जो किडनी है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक आपका कप शेप बोमन कैप्सूल और दूसरी आपकी ट्यूब्स। तो यहां देखिए, यह है आपका बोमन कैप्सूल और यह है आपकी ट्यूब, ये है आपकी ट्यूब, ये आपकी ट्यूब है। तो 2 पार्ट हो गए, एक आपका कप शेप बोमन कैप्सूल और एक आपकी ये लंबी लंबी ट्यूब, जिसे हमने क्या बोला, ट्यूबुलर पार्ट बोला। अब क्या होता है, ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी ब्लड जो है इसमें गंदा संदा सामान है, वेस्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आपका ब्लड है यहां से आया और यहां पर क्या है, इसके गुच्छा बन गया, ब्लड वेसल का गुच्छा बन गया, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये यहां पर गुच्छा बना, ब्लड जो है यहां बहुत तेजी से भाग के आता है, बहुत तेजी से फ्लो करता है ब्लड, इतनी तेजी से फ्लो करता है कि ये जो आपकी ब्लड वेसल है, इससे आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ब्लड के मोटे मोटे कंपोनेंट नहीं निकलते, आरबीसी, सेल्स, बड़े प्रोटीन्स, ये सब नहीं निकलते। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वाटर वगैरह होता है, सॉल्ट वगैरह होते हैं, वो इतनी तेजी से यहां पर ब्लड घूमता है कि निकल करके इस बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है बोमन कैप्सूल में चला गया और आपका ब्लड जो है आगे चला गया साफ होकर। लेकिन ये क्या पंगा हुआ, यहां पर एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, ये सारी चीजें भी आ गई हैं बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्टर होकर के। अब क्या हुआ, ये बोमन कैप्सूल आगे जब इतनी लंबी ट्यूब में भेजता है इन सारी चीजों को, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट तो इस कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है और बची हुई जो चीजें हैं, वाटर वगैरह जो है, ये आपका बॉडी में वापस ले लिया जाता है, सॉल्ट वगैरह वापस ले लिया जाते हैं, इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, काम की चीजें वापस रख ली जाती हैं, यूरिन जो है इसको आगे भेज दिया जाता है इस ट्यूब में, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। यस, इस प्रकार से आपकी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। ऑलराइट, सो ग्लूकोज जो है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट शुगर्स, अमीनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट, इन सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी जो बिना काम की चीजें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, इनको आप आगे भेज देते हो। करेक्ट। अब कई सारे पेशेंट हैं जिनमें आपने डायलिसिस शब्द को सुना होगा। डायलिसिस क्या होता है, यहां पर आप आर्टिफिशियल किडनी भी इसे कह सकते हो या डायलिसिस कॉन्सेप्ट कह सकते हो। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी खराब हो गई होती है, तो इनको हर हफ्ते, इनफैक्ट हर 3-4 दिन में डायलिसिस कराना होता है। तो ये क्या करते हैं मेरे भाई, यहां पर ये पेशेंट लेटा हुआ है, इसकी आर्टरी से, यानी जहां पर प्रेशर ज्यादा है, इससे ब्लड निकाला जाता है, क्योंकि इसकी किडनी तो काम नहीं कर रही, तो नाइट्रोजनस वेस्ट पूरे ब्लड में घुला हुआ है। ऑक्सीजन और CO2 तो बढ़िया तरीके से, लंग्स तो काम कर रहे हैं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये बाहर नहीं निकल पा रहा है बॉडी से, ये ब्लड में ही घूम रहा है, जो आपके लिए टॉक्सिक है। तो यहां पर क्या किया, आर्टरी ली। अब आर्टरी में ब्लड बहुत तेजी से बह रहा था, इसको एक चैम्बर में डाला। इस चैम्बर में क्या है, इस चैम्बर में आसपास साफ फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल नहीं है, आसपास साफ फ्लूइड,
ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, आसपास के फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी इस ब्लड से चला जाएगा वो आसपास के फ्लूइड में, और ये जो गंदा फ्लूइड है इसको हम रिमूव कर देंगे। ब्लड जो है इससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, ये वापस आपका ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यस, यानी हमने एक यूनिट बनाई जिसको डायलाइजिंग यूनिट कहते हैं। इसमें एक फ्लूइड भरा जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहा, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं थे। तो फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से निकल करके इस फ्लूइड में चले जाएंगे। फ्लूइड गंदा हो गया, इसको हमने फेंक दिया, और ब्लड जो है इसको हमने क्या कर दिया? साफ करके पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस। अब अगर आप प्लांट में एक्सक्रीशन की बात करें तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं, है ना? तो यहां पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, अगर आप देखें कोई गैस अगर बाहर फेंकनी है तो स्टोमेटा से बाहर चली जाएगी। एक्सेस वाटर है अगर, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वही स्टोमेटा से बाहर चला जाएगा। कई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो प्लांट अपने सेल के वैक्यूल में स्टोर कर लेता है और लीफ में स्टोर कर देता है, और ये लीफ जब गिरेंगी, ओल्ड होकर के जब झड़ जाएंगी, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर चले जाएंगे, गिर जाएंगे। और वेस्ट जो है कई बार रेजिन और गम की फॉर्मेट में भी स्टोर हो जाते हैं। अब वो रेजिन और गम हमारे लिए अच्छी चीज है, प्लांट के लिए वो अच्छी चीज नहीं है, प्लांट के लिए वो वेस्ट है, तो हम निकाल करके यूज कर लेते हैं। तो ओल्ड जाइलम में, खुद के पुराने ट्यूब्स में स्टोर कर लेता है प्लांट रेजिन को, गम्स को, ऑयल्स को, जो हम यूज कर लेते हैं। प्लांट खुद थोड़ी तेल लगा रहा है नवरत्न का, हम लगा रहे हैं ना भाई, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली प्लांट के लिए नहीं है, तो प्लांट यूज नहीं करता। Some waste products are excreted directly in the soil। कुछ आपके डेड पार्ट जो है प्लांट के, वो झड़ के डायरेक्टली सॉइल में भी डाल देते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट चमकाने की कोशिश की गई है, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट्स में एक बार हमारा नारा विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा अगर हो चुके हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो तारा रारा भी आप लिख सकते हैं। एंड वेलकम टू जार्विस आर्मी, बिकॉज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्यार से जार्विस बुलाता हूं। आई होप आप सभी लोगों ने आयरन मैन देखी होगी, जैसे आयरन मैन के लिए उसका जार्विस है, सब कुछ एकदम एक सोल पार्टनर, उसी तरीके से मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो कि आपके फीडबैक सब मैं ले पाऊँ इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको जेन्युइनली सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन टेकिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ और मैं आपको वो चीज़ें देना चाहता हूँ जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सच में आपके लिए कारगर साबित होंगी। उसके लिए अपने आप को कितना भी पॉलिश करना पड़े, आई एम गोइंग टू डू दैट एनी हाउ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज अब हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ छुपी हुई है। अब हम लोग साथ में मिलकर के जितना बेहतर परफॉर्म कर पाए एग्जामिनेशन में, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपको कोई भी चीज़ मेरी तरफ से चाहिए, वैसे तो हमने पूरा प्लान बना लिया है कि इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है, और एक भी चीज़ की आपको कमी महसूस होगी नहीं, बट फिर भी आपको कुछ लगता है दैट आई नीड टू प्रोवाइड यू समथिंग एक्स्ट्रा, please let me know. I'd be more than happy to provide you every possible thing which is needed for your examination in coming 30-40 days. भाई निचोड़ डालो तुम मुझे, जो चीज़ चाहिए, I'm just a comment away. I'll be reading all your comments personally in this video and in every video possible. कहीं भी आपको लगे कि मुझे आपको कुछ को बताना है, please get connected and ज़रूर शेयर करिएगा कि how was this video. बिकॉज अब आपको ये नोट्स मिलेंगे, सिर्फ इनका प्रिंट निकालना है, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। आराम से कहीं से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स कोई मिले, कोई सब्जेक्टिव आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, वहां से आपको कोई एडिशनल नॉलेज मिले, इसी नोट्स में ऐड कर लीजिए, अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस वाज द हैवीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, आपको पता है, इसको भी हमने मुश्किल से 6-7 स्लाइड्स के अंदर कंसोलिडेट किया है ना, 7 स्लाइड्स के अंदर कंसोलिडेट किया है। तो आपको पता है कि आने वाले चैप्टर और कम में हो जाएंगे, 4 पेज के अंदर, 5 पेज के अंदर, है ना। तो अल्टीमेटली जो फिजिक्स है दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, तो और छोटे में हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल 13 के 13 चैप्टर्स मुश्किल से 50 पेज में कवर्ड मिल जाएंगे। तो आप आसानी से रिवाइज भी कर पाओगे, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने मुझसे पढ़ा होगा तो चीजें रिकॉल भी कर पाओगे। सारे डायग्राम, सारी चीजें, सारे इलस्ट्रेशंस इसी के अंदर होंगे, और फिर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं विच आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप जुड़े रहिए, प्यार करते रहिए, मिलता हूं आप सभी लोगों से। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड एग्जामिनेशन में तोड़ फोड़ के आना है तो कोई भी जरूरत हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लॉट्स ऑफ लव, शुक्रिया, जय हिंद।